सभी को नमस्कार। हम उपस्थित हैं लेकर एक और साक्षात्कार। इस बार का जो साक्षात्कार है वो संस्कृत के लिए है, टीजीटी संस्कृत के लिए। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अ, हमारे एसी सर, ओझा सर और साथ ही हमारे बुद्धि प्रकाश सर, मुदित सर और श्रुति मैम, जिनका हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं। मैम का नाम है कल्पना और मैम के लिए मेरा पहला सवाल, मैम अपने विषय में बताएं। सर, मेरा नाम कल्पना महर्षि है। मैं राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले से हूँ। मेरा जन्म चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील में हुआ है और मैंने बीए वो बीकानेर विश्वविद्यालय से किया है और बीएड सर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है। और 2013 से 2018 तक मैं एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्यापन का कार्य मैंने करवाया है। जी, मैम बहुत बढ़िया। मैम केंद्रीय विद्यालय के विषय में आप क्या जानते हैं वो संस्कृत भाषा में बताएं। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है सम्यक् विद्यालयः अस्ति। अ, अस्य विद्यालये छात्राः सर्वांगीण विकासः करोति। अतः केंद्रीय विद्यालयः एकः सर्वांगीण विकासस्य करोतुं सम्यक् विद्यालयः अस्ति। जी मैम, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किन्होंने कहा? वुडवर्थ ने कहा सर। वुडवर्थ या जेम्स ड्रेवर? सॉरी सर, मुझे वुडवर्थ ध्यान में रहे, हो सकता है। जी, वॉटसन ने कहा ऐसा और जेम्स ड्रेवर ने भी बाद में ऐसा कहा। अधिगम की विशेषताएं बताएं। अधिगम व्यवहार में सम्यक रूप से परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति मतलब अपने वातावरण में रहते हुए जो चीजें सीखता है वही अधिगम कहलाता है। जी, किशोर मनोविज्ञान के जनक? स्टेनली हॉल। सर, एसी सर। हाँ, मैं सीधा आ जाता हूँ तो समय हमारे पास कम है। कल्पना मैडम, संस्कृतम और एक शब्द है संस्कृति, नहीं? हाँ जी। तो संस्कृतम इत्यस्य शब्दस्य संस्कृति इत्यस्य शब्दस्य च का खलु व्युत्पत्तिर् भविष्यति? कथम संस्कृतम एक शब्दः निष्पन्नः जातः? संस्कृतम सम उपसर्गकृतम क्री धातु सम उपसर्गम रूपेण क्री धातुः निष्पन्नः शब्दः अस्ति। नहीं, अत्र उपसर्गः कः? सम उपसर्ग पूर्वकम उपसर्गः। धातु कः? क्री धातु। तो कथम संस्कृतम इति निष्पन्नः जातः? सम उपसर्ग क्री धातु ल्युट् प्रत्यांत। अरे कथम विद्यार्थिनः प्रश्नं करिष्यन्ति, महोदय संस्कृतं संस्कृतं वयं पठामः, संस्कृत इति शब्दस्य का खलु व्युत्पत्ति, कथं संस्कृतशब्दः निष्पन्नः जातः, कथं बोधयिष्यते? सम उपसर्ग पूर्वकम क्री धातु ल्युट् प्रत्यांत धृत्वा संस्कृतम शब्द निष्पन्न है। ल्युट् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः है जातः? ल्युट् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? प्रत्यय अन ल्युट् प्रत्यय के अंतर्गत लय और टय का लोप हो जाता है और अन शेष रहता है सर। तो यहाँ तो संस्कृत तो है तो यहाँ अन्न कहाँ आ गया? यहाँ व्याकरण संस्कृतम बन गया सर ये। नहीं, वहां अन्न आना चाहिए ना। जैसे ल्यूट प्रत्यय होगा, जैसे गमन, भजन, कीर्तन, अर्चन, अन्न अन्न आता है। अभिमान, सॉरी सर, सॉरी। हाँ, अभिमान नहीं बनेगा। भजन, अर्चन, कीर्तन, करण, गमन इत्यादि बनेगा ल्यूट प्रत्यय से। लेकिन संस्कृत ये तो है वहां। तो वहां पे सम उपसर्ग है, कृ धातु है, प्रत्यय कौन सा है? कत प्रत्यय सर, कत कौन प्रत्यय। सा?
कत प्रत्यय, कत तय वहां शेष रहता है जिसका। वो कत नहीं होना है मैडम, उनको त बोलिए, त। त प्रत्यय है, त हाँ, प्रत्यय। कत्र बोलने से क पूरा होता है, त हलंत हो जाता है। ये त है, जैसे रक्त में त होता है ना, उसी तरह से हाँ त जी, होता है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, क प्रत्यय, या संस्कृत सम हो गया, क्रू हो गया, त से त रह गया, ये तो संस्कृत हो गया। फिर संस्कृत कैसे हो गया? वहां एक स भी है क्रू से पहले, वो कहाँ से आ गया? सम उपसर्ग हुआ ना सर? नहीं, सम तो उपसर्ग हो गया। सम उपसर्ग क्या हो गया? मौकार का मोनुस्वार सूत्र के अनुसार क्या हो गया ना, संग हो गया। ठीक है। फिर कृ, उसके बाद त, कृत कृत हो गया, ये संकृत हो गया। संस्कृत कैसे हुआ? वहां के स, कृ, क से पहले के स है ना, नहीं है दंत्य स, वो कहाँ से आया? बिल्कुल सर। वो तो ऐसे अपने सुट मन से तो नहीं बोल सकते ना, समकृत तो है, ठीक है। सम उपसर्ग पूर्वकात क्रू धातु हो तो प्रत्यय निष्पन्न शब्द संस्कृत शब्द, परंतु कथम निष्पद्य, वस्तुतः कथम निष्पद्यते? तत्र संकृत संकृत, तत्र सकारस्य आगमनं कथं जातः, केन सुट सूत्रेण जातः? सुट आगमन भवति, सुट आगमन। हाँ, अपेक्षताम् अपेक्षताम्, मम प्रश्न तो कल्पनाया कृते। सॉरी सर, तो अवकेश क्षमा जी ने मांगे। बोला वहां सूट एक आता है, सूट कैसे आता है अवकेश जी? इत्यर्थम न जानिए मैं तो। हाँ, वहां पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र है, सम परिपेभ्य करोतु भूषण इति सुट आगमः। सम, परि, उप, ये तीन उपसर्ग के बाद क्या होता है? सुट का आगमन होता है, आगम होता है। ये आगम और एक ये होता है ना, आदेश। सत्य आदे, एक आगम होता है, एक आदेश होता है। यहाँ आगम होता है, सुट का ट वो कट जाता है, स रह जाता है। ठीक है। अस्तु। ये व्याकरणम् इति शब्द कथम निष्पद्यते? व्याकरणम्, वी प्लस आंग उपसर्ग, हाँ, क्री धातु, युट प्रत्यय सर। कौन सा प्रत्यय? युट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय। अस्तु। ल्यूट प्रत्यय कौन से अर्थ में प्रयोग किया जाता है? प्रत्यय का तो अपना कुछ अर्थ होता ही नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये कौन सा अर्थ है? तो व्याकरण का मतलब क्या हुआ फिर? जब शब्द निष्पन्न हो जाता है उसका एक अर्थ होता है, क्योंकि बिना अर्थ के शब्द तो बनता ही नहीं है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ तो सर जैसे नियमों का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। नहीं, अगर संस्कृत में आप व्याकरण को समझना चाहेंगे या हिंदी में व्याकरण समझना चाहे, क्या होगा? कभी ध्यान आता है? शब्दों का सम्यक रूप से ज्ञान को जानना या नियमों को जानना। ओके, मतलब उसके द्वारा भाषा की उत्पत्ति भी होती है, वह शब्द की उत्पत्ति होती है, और शब्द की शुद्धता भी आती है। ठीक है, व्याकरण का काम है शब्द को शुद्ध करना, शब्द को बनाना। उसका व्युत्पत्ति जो ये है ना, व्याक्रियन्ते, बी आ कृ धातु है ना, व्याक्रियन्ते नाम किम न व्युत्पाद्यन्ते, बी उत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। लेकिन केवल अनेन नहीं मैडम, अनेन मीन्स कौन सी व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति। लेकिन व्याकरण शब्द इटसेल्फ में क्या होता है? एक सप्तम व्यक्ति भी होती है। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति अस्मिन् इति व्याकरणम्, अर्थात व्याकरण के द्वारा शब्द बनते हैं। व्याकरण शब्द इटसेल्फ भी व्याकरण के द्वारा बनता है, इसलिए दो प्रत्यय है वहां ना, दो विभक्ति है, तृतीय और सप्तमी। क्योंकि व्याकरण शब्द कैसे बना है? बी उपसर्ग आप धातु ल्यूट प्रत्यय, ये तो हो गया अस्मिन् इति। लेकिन व्याकरण के द्वारा दूसरे शब्द बनते हैं, जैसे संस्कृत शब्द, संस्कृति शब्द, दर्शनम, करणम, गमनम, ये शब्द कैसे बनते हैं? व्याकरण के द्वारा बनते हैं। इसलिए वहां द्वारा है तो कर्ण तृतीय, और ये अस्मिन् इति अधिकरण तृतीय। इसलिए ल्यूट प्रत्यय करणाधिकरणयोः, अर्थात
करण और अधिकरण दोनों में ल्यूट प्रत्यय होता है। करणाधिकरणयोः ल्यूट प्रत्यय। समझ में आ गई? अस्तु। एक पूछा गया था पिछले ये में ज्ञातुम योग्यम क्या बनेगा? ज्ञातुम योग्यम, जानने हाँ, योग्य। नहीं तो अर्थ हो गया, तो एक पद क्या बनेगा? जैसे ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा बना, बताया था पिछले पार्टिसिपेंट ने। तो अब क्या बना? ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जैसे हुई, ज्ञातुम योग्यम किम भवति? ये ये सर, यही बनेगा? अरे ये वो नहीं समझा नहीं मैं। जानने योग्य, ये नहीं, शब्द जानने क्या योग्य। बना? जिज्ञासा बना, ऐसे ज्ञातुम योग्य इज इक्वल टू क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? अच्छा ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ करके मैं यहाँ से निकलूंगा। मुझे बताइए मैडम, आप एक बढ़िया से श्लोक गा दीजिएगा। हाँ सर, मैं सरस्वती श्लोक वंदना सुना, हाँ, सरस्वती वंदना सुनाती हूँ सर। कोई जो आप जानती है, ठीक है? हाँ हाँ। बोलिए। या कुंदे तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृतां, या वीणावरदण्डमण्ड चितकरं, या श्वेतपद्मासनं, या वीणावरदण्डमण्डचितकरं, या श्वेतपद्मासनम्। ये तो पूरा या नहीं हुआ श्लोक। श्लोक या संस्कृत श्लोक में, लौकिक संस्कृत में हर श्लोक में 4 पंक्तियां होती है, 4 चरण होते हैं, 4 पद होता है। उसको पादक या बोलते हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, बिल्कुल। चरण होता है, 4 पंक्तियां होती है। आप तो एक पंक्ति पहले बोली, दूसरी पंक्ति को 2 बार बोली, और तीसरा चौथा पंक्ति तो है नहीं। सर फिर से सुनाती हूँ। बिल्कुल। या कुंदे तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्ड चितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाङ्ग्यापः। हाँ, अब वो 4 पंक्तियां हुई। लेकिन आपने श्लोक को आपने रिसाइट किया। उसके बाद मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। जी सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ये मेरे मुंह से इस श्लोक को सुना, उसमें कुछ अंतर आपको दिखाई दिया? आपने रिसाइट किया, मैंने रिसाइट किया, बिल्कुल सर। क्या अंतर दिखाई उच्चारण, दिया? सर उच्चारण में काफी अंतर था। हाँ, संस्कृत को संस्कृत जैसे उच्चारण कर, नहीं तो वो असंस्कृत बन जाता है। ठीक है नहीं? इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। कहीं मूर्धन्य स है, कभी तालव्य स है, कभी विसर्ग है, कहीं संधि होकर के देवै ही सदा बंत, देवै ही विसर्ग है, बाद में स है, वहां विसर्ग विसर्ग जैसे ही रहेगा। लेकिन जहाँ देवै ही सदा बनता है, वहां विसर्ग के साथ द है, वहां रो जाते विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। ये श्लोक सुना है कभी मैडम? बिल्कुल सर। तो उसका अर्थ बता सकती है संस्कृत में?
संस्कृत में बताना है। हाँ, संस्कृत में बताइएगा, क्योंकि आजकल केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बीच बीच में हिंदी बोल सकती है क्लास में, लेकिन अभी संस्कृत में जरा समझाइएगा। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति अन्नः जल सुभाषितानि मूर्खस्य लोगः पाषाणखण्डः जानाति। सर मैं हिंदी में बता दूं। हाँ, बता दीजिए, बता दीजिए। पृथ्वी पर 3 रत्न विद्यमान है, जल, अन्न और सुभाषित, अच्छी उक्तियां। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो ये जो पत्थरों से निर्मित जो होते हैं उनको रत्न मानते हैं। ओके, ठीक है। ये पंच महाकाव्य, इसके अंतर्गत कौन कौन से काव्य आएंगे? पंच महाकाव्य एक है ना, फेमस है बहुत, पंच महाकाव्य कौन कौन से काव्य उसमें आएंगे? महाकाव्य कालिदास के रघुवंश, कुमार संभव और ऋतु संहार। ऋतु संहार मैडम महाकाव्य है? ऋतु संहार महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य है, गीति काव्य है। ठीक है, तो ये कुमार संभवम, रघुवंशम, ये दोनों महाकवि कालिदास के हैं। नैषधीय चरितम ये महाकवि श्रीहर्ष के हैं। और किरातार्जुनियम ये जो है भारवी जी के हैं। और माघ जो है उनका है शिशुपालबद्धम। ठीक है, ये 5 महाकाव्य है। चलिए ठीक है घनश्याम जी, जी सर। मैं अभी शांत रहूंगा जी सर। और आप आगे बढ़ाइए। बुद्ध प्रकाश जी और श्रुति जी, मुकेश जी, ये क्या नाम, हाँ मुदित जी और अवकेश जी तो है, बाद में वो रहेंगे। मुझे थोड़ा सा क्षमा करेंगे, मैं अन्य काम है, मैं यहाँ से निकलूंगा। जी आपसे सर। मिलकर के सब तो अच्छा लगा, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। सर, आगे बढ़ते सर, रहिएगा। बहुत धन्यवाद नमस्ते सर। सर। सर एक पर्सनल सवाल सर, एक जो मैं यही पूछना चाह रहा था सर। सर जो हम ये अभी मॉक इंटरव्यू आयोजित कर रहे हैं, हम एक भी तरह का एक भी पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे, और ना हम इस पर मोनेटाइजेशन वगैरह कुछ कर रखा है, और ना हम भविष्य में भी कभी ऐसा करेंगे, ना किसी पार्टिसिपेंट से किसी भी प्रकार का कोई भी हम लाभ नहीं सोच रहे। तो सर क्या हम किसी CCS कंडक्ट रूल का कहीं उल्लंघन कर रहे हैं क्या सर, ये पब्लिक ऐसे करके? ये मुझे जानना था सर। अगर मनी मैटर इन्वॉल्व नहीं है तो ये एक सेवा मनोभाव है, उसमें कोई असुविधा तो नहीं होनी चाहिए कंडक्ट के हिसाब से। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसको यूट्यूब में आप अपलोड करते हैं, जी उसके माध्यम से अगर उनका कोई नियम है ना, 1000 से ज्यादा हो तो आपको पैसा आता है, जी सर। जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जी सर। वो ध्यान दीजिएगा। वो भी एक इनकम है ना, जी तो सर। उस समय कुछ ये आ सकता है, इसलिए उस बात का ध्यान रखें। जी सर। 1000 सर अभी। कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो आपको पास आता है, ये एक माध्यम है पैसा होने का। हाँ सर, एक्चुअली ये जो चैनल है ना, ये ऑलरेडी 4000 घंटे पूरे कई दिनों पहले कर चुका, और 1000 सब्सक्राइबर बहुत दिन पहले कर चुका। लेकिन ये मोनेटाइजेशन तभी होता है जब ओनर जो है वो इसको मोनेटाइजेशन करे। अगर वो मोनेटाइजेशन नहीं करते ना, तो फिर मोनेटाइज वो चैनल नहीं होता है। जैसे ये है सर। वो अगर उसमें अगर रिटन डॉक्यूमेंट है, आपने इन राइटिंग गूगल को या यूट्यूब को बता दिया आपने कि हमने आपसे पैसा चार्ज नहीं करना है, वो आप रख लीजिए। ठीक है सर। ये सर एकदम से पता नहीं, ये चल पड़ा था कुछ। ये है सर पूरा, और इसमें कहीं पर भी मतलब जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना सर मोनेटाइजेशन, जैसे वो यूट्यूब हमारे पास मेल भेजता है, फिर वो कहता है कि हाँ आप करना चाहते हैं, फिर हम खुद करते हैं, तभी मोनेटाइजेशन होता है सर, वैसे नहीं होता। ओके, हाँ ठीक आप है, नो प्रॉब्लम। जी, जी सर बहुत धन्यवाद सर। सर आप अभी आप रुक रहे हैं क्या सर? ना मैं अभी निकलूंगा, मैं आउट होऊंगा, इसलिए मुझे विदाई दे दीजिएगा।
आप जब बोल रहे थे सर, तब मैंने एक बार इस वीडियो में भी आपके चैनल को मैंने दिखाया था, लेकिन अभी आपकी उपस्थिति में मैं एक बार फिर से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सर का चैनल है, और मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता रहता हूँ कि ऐसी चीजों को हमें प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, हालांकि कभी कोई उनसे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनके चैनल को भी अपने स्टेटस पे डालता हूँ कि अच्छी चीजों को हम प्रमोट करते रहे। ऐसे ही अवध ओझा सर हो, संदीप माहेश्वरी जी हो, अब वो तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन उनको उतना शायद यूट्यूब पर, बाकी तो सर को बहुत जानते हैं लोग। सर कल के वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, तो उसमें सारी चीजें हमने डिस्कशन की थी, उस पुस्तक के बारे में भी हमने चर्चाएं की थी। अभी आप जो भी व्यूवर्स हैं देखें तो चैनल पर जाएंगे, नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और जाकर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद धन्यवाद। सर बुद्धि प्रकाश सर के पास आते हैं हम। सर मैं निकलता हूँ घनश्याम जी। जी सर, सर बहुत धन्यवाद नमस्ते सर। हाँ, थैंक यू नमस्कार सर, बहुत बहुत सबको। बहुशः बहुशः भूयांसि आशीर्वचनानि सर्वेषां कृते, सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। जी सर, बुद्धि प्रकाश सर। सर आप तक आवाज आ रही है सर? बुद्धि प्रकाश सर। श्रुति मैम तब तक आप पूछ। हाँ जी सर। सर अभी क्या है कि सर तो अभी है नहीं, वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है, तो उस समय मैंने आप लोगों को इसीलिए मैंने कहा कि थोड़े थोड़े प्रश्न, ताकि मैं चाह रहा था कि आप लोग अपने प्रश्न बता कर रखें, तो अब वो प्रश्न बचे हुए हैं और वो प्रश्न हम मैम से कर पाएंगे। जी सर। सर तो वाकई ज्ञान के अथाह सागर हैं। जी सर। जो बात बात में इतने श्लोक बोलते हैं कि मुझे अपने गुरुजी की याद आ गई। उनके पास हम हमेशा यदि बात भी करने बैठते थे तो साथ में एक कॉपी जरूर रखते थे, क्योंकि आधा घंटे उनके पास बैठेंगे तो 15-20 श्लोक लेकर ही आएंगे आप। जी सर, साथ में एक कॉपी। हाँ। ये जो चीज है ना, ये मैं जो भी नए पार्टिसिपेंट है मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, जो भी बहुत सफल हुए हैं या जिन्होंने हम हमारी तरह नौकरियां भी पाई है, वो नोट करते हैं, अच्छी चीजें जहां मिलती हैं वो लिखते हैं। ऐसी सर कल आए तब भी वो पेन कॉपी लेकर हर चीज लिख रहे थे, जैसे ही उन्हें लगा कि ये काम की उम्र नहीं देख रहे, एक्सपीरियंस नहीं देख रहे, नहीं नहीं, उन्हें ज्ञान देखना है कि वहां से मुझे चीजें, तो ये चीजें हम सभी को सीखनी है। सर आप बुद्धि प्रकाश सर, अभी आप जी सर, एज ए एक्सपर्ट मैम से सवाल सर। महोदय नमो नमः। नमो नमः। भवतः रुचिः कस्मिन् क्षेत्रे अस्ति? के क्षेत्रे अस्ति? मम रुचिः चित्राङ्कने, अनुपयोगी वस्तूनि उपयोगी कृत्वा अस्ति सर। आर्ट एंड क्राफ्ट इति नाम्ना अभिधेयः। अस्तु अस्तु। चित्राङ्कने राजस्थाने तु चित्राङ्कनक्षेत्रे भवनोपरि चित्राङ्कन कला बहु प्रसिद्धा जाता। भवतां क्षेत्रे चित्राङ्कन कारणात् शेखावाटी इति क्षेत्रे एकः विशेष नाम, एक विशेष अभिधेयः प्रथितोऽस्ति। एषः किम्? श्रीमान नथमल महोदय हवेल्यः अति प्रसिद्धः अस्ति। आप शायद प्रश्न को समझे नहीं हैं। शेखावाटी क्षेत्र को अपनी हवेलियों की जो चित्रकारी है, जो पच्चीकारी है, उसके कारण एक विशेष नाम से संबोधित किया जाता है पर्यटन के क्षेत्र में। राजस्थान में जीके का सवाल भी बनता है उसका, तो वो विशेष नाम क्या है? सर बनी ठनी चित्र शैली के लिए अति प्रसिद्ध है सर। बनी ठनी की जो पेंटिंग आती है वो हमारी इस साइड की फेमस है। इसके अलावा शेखावाटी के भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है सर।
तो भित्ति चित्रों के आधार पे पूरे शेखावाटी क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? ढोला मारू चित्रांकन भी स्पेसिफिक मुझे याद दरअसल इसे नाम दिया गया है ओपन आर्ट गैलरी। पूरा शेखावाटी क्षेत्र, तीनों जिले, घनश्याम सर भी इसी क्षेत्र से हैं, संयोग से हम तीनों ही एक ही जिले से हैं। जी सर। ओपन आर्ट गैलरी शेखावाटी को कहा जाता है। ये नाम न केवल मैंने किताबों में अपितु 2-3 विदेशी पर्यटकों से भी सुना है जब मैं उनके साथ सफर में रहा। अस्तु, वाक्यांश कृते एकः शब्दः वदतु यः लघु लघु दोषान् अपि अन्विष्यति सः छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, बहुशोभनम्। आदिकविः कः? वाल्मीकि। वाल्मीकि कृत काव्यस्य, महाकाव्यस्य नाम किम्? रामायण। रामायणे कति सर्गः वा काण्डः इति? रामायणः 7 काण्डः विभाजितः अस्ति। के नामधेयः? प्रथमः बालकाण्डः, द्वितीय अयोध्याकाण्डः, तृतीय स्कन्दः काण्डः, चतुर्थः सुन्दरकाण्डः, युद्धकाण्डः, अन्य च उत्तरकाण्डः अस्ति। अरण्यकाण्ड अपि प्रथीयते। अरण्यकाण्डे माता सीतायाः रामस्य वन विषयगमने वर्णनं कर्तुं जानन्ति। किरातार्जुनीयम् अस्मिन् ग्रन्थे मूल कथा का अस्ति? किरात अर्जुन विषय भगवान शिव की जो मूल कथा उसमें वर्णित है सर। किरात और अर्जुन के विषय में इसके जो मुख्य पात्र हैं किरात और अर्जुन, उनके बारे में बताए गए। कादम्बरी ग्रन्थस्य रचयिता नाम किम्? कादम्बरी हर्षस्य रचितः अस्ति। अस्तु, कादम्बरी वस्तुतः बाणभट्टस्य रचना अस्ति, न तु हर्षस्य। बाणभट्टः। हर्षस्य तु नैषधीयचरितमस्ति, कोऽपि वार्ता न। संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिक पक्षस्य कोऽपि एकः विशिष्ट वार्ता किम्? अस्माकं देशस्य वैज्ञानिकभाषा अस्ति। अत्र सर्वेषु महाकाव्येषु रचनां कृताः, सर्वेषु ज्ञानेषु अपि वैज्ञानिकः संहितः अस्ति। अतः एषा भाषा वैज्ञानिकी कथम् अस्ति? सिद्धं कुरु। संस्कृत हिंदी में बता सकते? अवश्य। संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो वैज्ञानिक तर्क पर आधारित हैं सर। जितने भी इनके नियम है, जितने भी इसके अंदर अपने संस्कारों का समावेश किया गया, वो किसी न किसी रूप से वैज्ञानिक तर्कों से संबंधित रही हैं। इसलिए ये वैज्ञानिक भाषा है। जैसे अपने यहाँ पर पीपल के वृक्ष में पानी डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि पीपल का जो पेड़ है वो अपने को दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन गैस है वो प्रदान करता है। इसलिए इसको धर्म से इसलिए जोड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो पेड़ों के महत्व को समझ सके और उनको लगाएं ताकि सबको ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। दरअसल ये तो संस्कृति का विषय हुआ, हमारे लोकाचार का विषय हुआ। भाषा की यदि बात करें तो संस्कृत भाषा में ऐसा क्या है कि नासा तक ने उसको संगणक यंत्र के लिए उपयुक्त माना है? क्योंकि संस्कृत भाषा का जो अध्यापन है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भी करवाया जाता है, इसलिए संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहा गया है।
दरअसल इसमें जो सूत्र त्रुटियां होती हैं, जिन्हें सिंटैक्स एरर कह सकते हैं, वो नहीं होती हैं, या होती हैं तो वो इतनी अल्प हैं कि विश्व की अन्य सभी भाषाओं से ये बहुत आगे है। अच्छा मैम, छंद क्या है? छंद सर, छंदों का प्रयोग अपने जैसे काव्यों में उनको सुंदर और सही रूप प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों को आप छंद कैसे समझाएंगी? बहुत से श्लोक आएंगे, उनमें अलग अलग छंद होंगे, कैसे उनको छंद की समझ उनके अंदर पैदा करेंगी? हाँ सर, छंद के उनको पहले मैं इसकी जानकारी दूंगी उनको कि छंद क्या होते हैं, छंदों के अंदर किस तरह मात्राओं की गणना की जाती है, किस तरह शब्दों को यथा स्थान पर रखकर उनका सही उच्चारण किया जाता है, कैसे अपने जो ये पद्य भाग है उनके अंदर श्लोकों को रखकर छंदों का प्रयोग किया जाता है। पहले मैं उनको उनकी मात्रा, उनकी गणना, उनके बारे में जानकारी दूंगी। हमें अनुष्टुप छंद के बारे में सिखाइए। अस्य प्रथम पादे द्वादश मात्रस्तथा तृतीय अपि। अनुष्टुप छंद में सर 8 वर्ण होते हैं और 8 इसमें मात्राएं होती है। अनुष्टुप वर्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है? वार्णिक छंद है सर। वर्णिक छंद है। तो मात्राएं भी क्या 8 ही होती है इसमें? नहीं सर, अष्टे प्रथम पादे द्वादश मात्रस्तथा, जी सर। में बाद में 12 मात्राएं होती है। इसके लक्षण संबंधी एक श्लोक है, यदि आपको याद हो तो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। नहीं, उदाहरण नहीं मैम, लक्षण। सर मुझे याद नहीं आ अनुष्टुप रहा। छंद का लक्षण यदि आपको याद हो, मैं थोड़ा सा शुरू कर देता हूँ। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम। गुरुकेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादौ द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्यते। अन्ययो। जी सर। अ, जी सर। मैम, ठीक है। अभी हम अगला जो राउंड होगा उसमें हम फीडबैक देते हुए चलेंगे और मतलब संक्षेप जरूर। के प्रश्न हम लेते चलेंगे। मुदित सर, अगर आप तैयार हैं तो, नहीं तो श्रुति में। ठीक है सर, मैं पूछती हूँ। जी मैम, जी मैम, क्योंकि अभी मेरे पास धन्यवाद। मैसेज आने शुरू हो गए कि सर कितनी देर चलेगा, तो इसलिए हम जल्दी कर लेते हैं। हाँ जी मैम, जी मैम। नमस्कार कल्पना मैम। नमस्ते मैम। स्वपरिचयं पंचवाक्ये संस्कृत भाषायां दीयते। जी महोदय। अपना परिचय मम संस्कृत भाषा में दीजिए 5 वाक्यों में। मम नाम कल्पना महर्षि अस्ति। 85 19शततमे ख्रीष्टाब्दे मरुसंज्ञक राजस्थान प्रदेशस्य चूरु नाम्नि रत्नदुर्ग नाम के महावीर प्रसाद महर्षि भार्याः सुलोचना देव्या महर्षि वाम कुक्षितः मम जन्म अभवत्। मम स्नातक शिक्षाः षट्द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे बीकानेर विश्वविद्यालयात् प्राप्तवती। तब रुचिया? बीकानेर विश्वविद्यालयात्। अहम पृच्छामि तब रुचियाः, आपकी हॉबीज। मम रुचयः चित्राङ्कने अनुपयोगी वस्तुनः उपयोगी कृत्वा अस्ति। अति उत्तम। महाभारतस्य नामांतरं किम्? मैम आप क्वेश्चन रिपीट महाभारत का करेंगे? अन्य नाम क्या है? सॉरी मैम। स्वप्नवासवदत्ते वासवदत्तायाः वीणा का तब प्रिय कवि संस्कृत भाषायां? कालिदास। कालिदासस्य महाकाव्यं नाम? रघुवंशम।
कुमार संभव, मेघदूतम। मेघदूत महाकाव्य है कि गीति काव्य है? महाकाव्य। काव्य की आत्मा ध्वनि है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति कस्य वचनम्? क्षमा महोदय। भारवी केन कारणेन प्रसिद्धः? भारवी अर्थगौरवं कारणेन प्रसिद्धः अस्ति। मुखं चन्द्रः इत्यत्र को अलङ्कारः? उपमा अलङ्कारः। उपमा अलङ्कारं लक्षणम्? उपमा अलंकार के अंतर्गत उपमान और उपमेय का विधान होता है, जिसमें विशेष्य को किसी न किसी वस्तु की उपमा देकर उसको परिभाषित किया जाता है। उपमान उपमेय तो कुछ उपमा में अंतर करने के लिए उपमावाचक कोई शब्द, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। मुखम चंद्रः, ये जो है, अगर हम बोलते हैं मुख एव चंद्रः, तो एव क्या है? उपमावाचक शब्द। और मुखम चंद्रा जब कहा तो वहां पर रूपक है। ठीक है। भवभूति नामांतरम किम? भवभूति का अन्य नाम? क्षमा महोदय। एक श्लोक सुना दीजिए। भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, स्वादतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवत्यपेया। अच्छा, ये शब्द बोला ना, समुद्रम आसाद्य, इसकी थोड़ा संधि तोड़ के बताएंगे? समुद्रम, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्र प्लस आसाद्य, समुद्रम आसाद्य। अच्छा, जो श्लोक सुनाया है इसमें किसको अपेय कहा गया है? इसमें किस, इसको थोड़ा हिंदी में इसका अर्थ समझाइए। जो गुणी व्यक्ति के पास गुण होते हैं और वे जब निर्गुण के पास चले जाते हैं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया कि जिस प्रकार नदियां का जो जल होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है, लेकिन वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वह अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। जी मैम। बहुत अच्छा जी। मुदित सर। जी जी जी, धन्यवाद मैम। मुदित सर। जी धन्यवाद सर। कल्पना मैम, नमस्ते। मैं लगभग सब कुछ पूछ लिया गया। पुस्तकों से शुरुआत करता हूँ। कक्षा 6, 7, 8 में कौन सी पुस्तकें चलती हैं आपको पता है? हाँ ठीक है। 6 के अंदर रुचिरा भाग प्रथम फर्स्ट, और सप्तमी में रुचिरा भाग द्वितीय, अष्टमी में रुचिरा भाग तृतीय, नवमी में सेमुसी भाग प्रथम, और कक्षा 10 के अंदर सेमुसी भाग द्वितीय। अच्छा, ये संस्कृत संख्याएं तो आपको पता होंगी। संस्कृत संख्याओं में हमें आप जो है स्त्रीलिंग 1 से 5 तक और पुल्लिंग में 1 से 5 तक जरा बताइए। एक है एका, एकम, द्वय द्वयो, द्वयम, त्रय तिस्रः, त्रीणि, चतुरः चत्वारः, चतुरः चतस्रः। आपने बीएड के टाइम पे कुछ ब्लूप्रिंट ऐसा कुछ सुना है? हाँ सर, ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्या किस लिए यूज होता है? सर। ब्लूप्रिंट अपन जब भी अपना पेपर वगैरह तैयार करते हैं तो वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होता है। उसमें एक ज्ञानात्मक पक्ष के प्रश्न रखे जाते हैं, भावात्मक पाठ पक्ष।
के अंतर्गत पाठ्य योजना में जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं कक्षा के अपने पाठ के दौरान मध्य मध्य में बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है? सर अवबोध के प्रश्न। अवबोध प्रश्न। और प्रस्तावना किस लिए प्रयोग होती है? क्या परीक्षण करते हैं आप प्रस्तावना से? पूरे ज्ञान को जानने के लिए अपन प्रस्तावना का प्रयोग करते हैं सर, कि अपन जब भी कुछ पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले बच्चों को ज्ञान कितना है ये जानने के लिए अपन पाठ्य योजना प्रस्तावना में जब हम पाठ्य योजना केवीएस में पाठ्य योजना कंटिन्यू चलती है बीएड करने के बाद, और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन केवीएस में लेसन प्लान आपको बनाना ही पड़ेगा। तो लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों में क्या डिफरेंस है? सामान्य उद्देश्य में तो अपन उनके अंदर उनके ज्ञानात्मक पक्ष के और ज्ञानोपयोग को उनका वर्णन करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में उनके अंदर अपने को किस तरह की स्किल्स को डेवलप करना है उसके बारे में अपन थोड़ा सा उस पे फोकस करेंगे। अच्छा, कई बार हम मौन पठन करते हैं, गद्य शिक्षण में हम मौन पठन करवाते हैं। मौन पठन का क्या उद्देश्य है, क्या करवाएं, क्यों चुपचाप पढ़ना है उसको? मौन पठन के अंतर्गत सर ये देखा जाता बच्चे क्या स्वाध्याय के माध्यम से उसके अर्थ को ग्रहण कर ले आसानी से। जो बच्चों को बताया गया है उसके बाद में जब वो स्वाध्याय करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका गहन चिंतन कर पाएंगे उस पर। और वो तो तेज तेज से पढ़ के भी वो कर सकते हैं और करते भी हैं। तो मौन होकर पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? उससे सर समय की भी बचत हो जाती है। जब दो मतलब साथ साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। मौन पठन स्वाध्याय से अपन जो भी शब्द है उनको अच्छे से मतलब पढ़ पाते हैं और द्रुत गति से पढ़कर अपने समय को बचा सकते हैं। जी, यहाँ पर एक हमको वो याद आ रही है, मौनम सर्वार्थ साधकम, इसलिए इसलिए शायद मौन पठन का प्रारंभ हुआ होगा। सस्वर पठन आपको पता ही होगा, सस्वर पठन क्यों होता है? जी, एक कोई सस्वर पठन करके आप बताएं हमें, सस्वर वाचन एक्चुअली हम कहेंगे, सस्वर वाचन करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं सरस्वती वंदना ही आपको सुनाना चाहूंगी क्योंकि आप उस टाइम नहीं थे। या कुंदे मैम सर नहीं थे, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, है ना? तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है। जी अच्छा, बता दीजिए। भगवत ठीक है सर, कोई दूसरा सुनाइए। गीता के श्लोक सुना देती हूँ सर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, परित्राणाय, धर्म संस्थापनार्थाय, कौन सी विभक्ति का प्रयोग? परित्राणाय में चतुर्थी का हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अच्छा, दृश्य श्रव्य कुछ सुना है आपने? दृश्य श्रव्य क्या होते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री होती है जिसके माध्यम से बच्चों को अध्ययन और अध्यापन का दृश्य कार्य कराया सामग्री जाता का है। एक उदाहरण दीजिए। दृश्य जैसे बच्चों को कोई चीज दिखाकर अपन कोई चीज समझा सकते हैं। जैसे मान लो किसी फूल के बारे में उनको कुछ समझाना हो तो अपन उनको दिखाकर उसके बारे में समझा सकते हैं। और अगर हम दोनों को एक साथ करना है, मान लीजिए दृश्य श्रव्य एक साथ है, तो क्या दिखाएंगे? तो सर अपन उसका प्रयोग करेंगे सर। जैसे पीपीटी पे भी आजकल सब कुछ चीजें करवाई जाती है बच्चों को, तो पीपीटी के थ्रू अपन उनको दिखाकर और या फिर उसका प्रयोग करके भी अपन बच्चों को सिखा सकते हैं। जी, पत्रिकाओं के नाम बता सकते हैं आप? कोई दो पत्रिकाएं, संस्कृत पत्रिकाएं। संस्कृत समाचार विविध भारती पर आता है और उस पे डीडी वन पे भी आता है, उसका समय बता सकते हैं? शाम को 7 बजे समाचार का आयोजन होता है, 7:15 के बीच शायद सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट ये एक्चुअल में कई बार बच्चे पूछते हैं बच्चे अक्सर, तो इस वजह से। ठीक है सर, घनश्याम सर। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। बहुत लंबा हो गया, तो अब हम फीडबैक देंगे, और फीडबैक के साथ साथ मतलब मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य सिर्फ यही है कि उस सब्जेक्ट के जो भी टीचर्स
होंगे जो अभी केंद्रीय विद्यालय में आना चाहेंगे, उनको ऑलरेडी सेलेक्टेड टीचर्स के अनुभव से लाभ मिल सके। तो अब फीडबैक के साथ साथ अगर आप अपने अनुभव भी साझा करते रहेंगे ना साथ साथ थोड़ा कि देखो इस चीज में ऐसे ध्यान रख लेना, ऐसे कुछ, क्योंकि मैं एक पॉइंट केवल मैम को साझा करूंगा। एक पॉइंट ये है कि मैम को शायद संस्कृत में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इंटरव्यू में टाइम है, संवादशाला जो है, आपने नाम सुना होगा शायद, दिल्ली में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चला रहे हो, 15 दिन की क्लास होती है संवादशाला। उसके जो है उसमें जाएंगे, वेबसाइट भी मिल जाएगी संवादशाला नाम से, आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करिए। बहुत मामूली चार्जेस हैं और आपको संस्कृत को 15 दिन में काफी कुछ अच्छे से आप बोल पाएंगे। बस यही एक मेरी तरफ से आपको सजेशन, और सभी सर के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी, इनको संस्कृत बोलने में प्रॉब्लम है, वो संवादशाला से जो है वो सीख सकते हैं 15 दिन, या और उसको एक्सटेंड करके 1 महीने तक वो कंटिन्यू सीखेंगे तो बहुत अच्छे से बोल पाएंगे वो। तो ये मेरा एक सजेशन है, और बाकी तो ठीक ही है आपका। जो सर ने अभी लेकिन संवाद, सर, जो अभी सर ने संवाद, सर अवकेश सर जब आपको कहा जाए ना तब, क्योंकि सिर्फ ये मैंने शुरुआत में सर थे तब आप लेट आए थे, सिर्फ वही बोलेंगे जिनका इंटरव्यू चल रहा है या जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो पार्टिसिपेंट जो भी ओके जुड़ते सर। हैं, हाँ, जो वो उनको बाद में सर बीच में, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लोगों को लिंक नहीं भेजता सर। मुदित सर, जो संवादशाला है वो पैसे चार्ज करती है और ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, तो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि हम ऐसा किसी का भी कोई भी प्रमोशन हम नहीं करते। सर भी उससे जुड़े हुए एक्चुअल नहीं है। में वो, हाँ, मैं वही बता रहा जी हूँ, सर भी बिल्कुल, उससे जुड़े हुए नहीं है। हम भी उससे जुड़ा हुआ नहीं, ये आपके लाभ के लिए, और बहुत नॉमिनल चार्जेस, मतलब 100 रुपए, मुझे लगता है 100 या कुछ ऐसा है। हाँ, तो तो ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कभी भी किसी को ऐसे प्रमोट नहीं करें, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनका हम कक्षा में भी जब बच्चे कभी कभी हेल्पिंग बुक्स पूछते हैं तो हम मना कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जब देखते हैं कि यार ये बच्चे का हेल्पिंग बुक बिना काम चलेगा नहीं, या इस बच्चे का ट्यूशन के बिना काम चलेगा नहीं, तो फिर हमें उनको बताना होता है। वही स्थिति ये थी कि अभी मैम को, अभी दीपा मैम को देखा, उनके सर ने विचार किया होगा अभी, और हम सभी ने देखा कि हाँ मैम कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, तो वो वहां से हो पाएगा, यही था सर। और वो एनजीओ है, संस्कृत भारती एनजीओ ही है वो, मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, व्यावसायिक नहीं है। जी तो आप जो है अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकते हैं। और उसका जो मैसेज जो मुझे प्राप्त हुआ था, तो वो मैं आपको ग्रुप में सर को भेज दूंगा, घनश्याम सर को, यदि आप उचित समझेंगे तो वो आप तक पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर धन्यवाद सर। अभी आप सभी अपने फीडबैक के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस, मतलब आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे, और क्या संस्कृत आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है साक्षात्कार में, क्या संस्कृत थोड़ी सी किसी की कमजोर है तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, होता है या नहीं होता, तो ये वाली चीजें भी आप लोगों ने चर्चाएं की होंगी, श्रुति मैम ने, बुद्धि प्रकाश सर ने, मोदित सर ने, तो वो भी आप साथ साथ फीडबैक देते रहिएगा सर। तो फीडबैक के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ बुद्धि प्रकाश सर। धन्यवाद घनश्याम सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक तो मैम जो भी सेंटेंस बोल रही हैं उसमें बहुत सारे शब्द हैं, उनका रिपीटेशन हो रहा है, जो कि अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता। यदि हमारे शब्दों में वैविध्य होगा, विविधता होगी, तो वो ज्यादा प्रभावपूर्ण होता है। इसलिए हमें हमारा जो शब्दकोश है उस पर एक काम करना होगा। शब्दकोश के लिए 2-3 हम चीजें कर सकते हैं। हम संस्कृत का कंटेंट यदि ज्यादा पढ़ें, ज्यादा सुने। सुनने से याद आया, जैसे संस्कृत में संवादशाला मुदित सर ने बताया, एक फ्री में वेबसाइट जिस पे मैंने तैयारी की थी केवी के इंटरव्यू के लिए, संस्कृत गंगा करके इलाहाबाद प्रयागराज से चैनल है उनका। और संस्कृत भारती की ऑनलाइन क्लासेस तो सालों से ही चली आ रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। मुदित सर संस्कृत भारती से शायद ज्यादा परिचित होंगे मेरी बजाय। मैम को शुद्ध उच्चारण पर, जैसा कि ओझा सर ने भी कहा था पहले के कंटेस्टेंट को, शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, खासकर यदि हम साहित्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ा रहे हैं। मुझे दुर्गा सप्तश्लोक जो सप्तशती है उसमें पाठ विधि में एक श्लोक दिया हुआ है, जो कि एक अच्छे पाठक और एक अशुद्ध पाठक की जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो बताते हैं।
अच्छे पाठक की विशेषताएं हैं माधुर्य, उसकी बोली में मिठास आना चाहिए। यदि हम विशेष रूप से पद्य यदि पढ़ रहे हैं, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, जो पद हैं उनका विभाग होना चाहिए, स्वर हमारा उत्तम होना चाहिए, और धीरता के साथ। जैसे ओझा सर एक एक शब्द को अलग अलग चबा के बोल रहे थे, संस्कृत में तो इसलिए इसके लिए एक श्लोक भी आता है कि जैसे बिल्ली अपने नवजात शिशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानापन्न करती है, तो वो दांतों से दबाती जरूर है लेकिन चोट नहीं आने देती। तो आपको एक एक अक्षर उसी तरह बोलना चाहिए, कोई अक्षर वहां लैप्स न हो जाए, और धीरता के साथ एक लय के साथ यदि बोलें तो ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा। मैडम को कंटेंट पर भी बहुत तैयारी करनी है। यदि आप साहित्य से संबंधित इस तरह के वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं, अलग अलग चैनल्स पे लोगों ने सेवा के लिए दे रखा है, खुले मन से सभी आ रहे हैं। घनश्याम सर जैसे हिंदी में बहुत अच्छा कंटेंट तैयार भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, उसी तरह बहुत सा कंटेंट है। आप यदि नियमित रूप से उसके टच में रहेंगे तो वो नॉलेज बढ़ेगा। एक सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ना और एक अपनी रुचि के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ना सुनना, ये शायद ज्यादा लाभकारी रहेगा। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि हम केंद्रीय विद्यालयों या जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है या प्रोफेसर हैं जिनसे हमारी जानकारी है, या जो परमार्थ कार्य करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे लेकर आए और वो अपने जीवन के अनुभव आप सब लोगों से साझा करें। तो अभी सर ने भी बताया था संवादशाला, और अभी सर ने बताया संस्कृत भारती और संस्कृत गंगा। तो आप वहां से जाकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसा जैसा अभी सर ने बताया। अब हम आते हैं श्रुति मैम फीडबैक के लिए। धन्यवाद सर। कल्पना मैम, आपको थोड़ा सा व्याकरण के साथ साथ अलंकारों को भी देखना है। बिल्कुल। हाँ, तो हमें साहित्य जब आप बता रहे हैं तो साहित्य में कवियों के अन्य नाम और उनसे संबंधित श्लोक, इनको देखिए जरा। बिल्कुल मैम। और आप एक शब्द है अपन, अपन ये शब्द आपने लगातार प्रयोग किया है। अपनी भाषा शैली को थोड़ा सा परिमार्जित करने की आवश्यकता है यहाँ पर। ये शुद्ध भी, हिंदी में भी शुद्ध नहीं है, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, हिंदी में भी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी, सुधार करूंगी मैम। जी, आगे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप प्रयास अच्छा कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ें। थैंक यू मैम। जी मैम, जी बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद मैम। जी सर, मुदित सर। जी सर, मैंने तो वैसे बता दिया है, और बाकी मैम ने, श्रुति मैम ने अभी जैसे बोला कि वो अपन जैसे ये एक्चुअली हमारी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव आ जाता है, और क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव ना आने पाए ऐसा प्रयास करना है। बाकी तो आप जब दे रहे होंगे उस समय कुछ सिचुएशन अलग होगी, और बाकी आपका ये तो काफ़ी ठीक ठाक है पोर्शन, जो आपका ये शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण से संबंधित, और थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिए। बाकी संस्कृत संभाषण ठीक कर लीजिए, क्योंकि मुझसे तो संस्कृत बोल रहा था तो हिंदी में बोला गया था कि हिंदी में बोलिए, लेकिन वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, आपको मैक्सिमम टाइम यही होता है जिस भाषा का है उस भाषा में आपको बोलना होता है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दे मैं भी लीजिए। थोड़ा अपना बस अनुभव यहाँ साझा करना चाहूंगी। जब हमने अंदर प्रवेश किया तो हमने सभी को अभिवादन करते हैं, तो संस्कृत में ही अभिवादन किया। फिर जब उन्होंने बोला अपना परिचय दीजिए, तो परिचय अगर वो जिस भाषा में आप उनको, वो आपको पूरी छूट देते हैं पहले तो, कभी परंतु कभी कभी बोल देते हैं संस्कृत में अपना परिचय दीजिए। तो मेरा सुझाव है जिस भाषा में आपसे वो प्रश्न करें, प्रयास कीजिए उसी भाषा में उत्तर दें। मेरे से संस्कृत में भी प्रश्न किए गए, हिंदी में भी किए गए और इंग्लिश में भी किए गए, तो जिस भाषा में मेरे से प्रश्न किया गया मैंने उसी में उत्तर दिया। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी जी धन्यवाद मैम। सर मुदित सर, आप कह रहे थे, आपका हो गया था मुदित सर? जी, मैं यही कह रहा था बस, अगर थोड़ी बहुत संस्कृत नहीं भी बोल पाते हैं, कई बार ऐसा होता है अटकते हैं, कोई बहुत उसमें घबराने की या डरने की बात नहीं होती, उस समय आत्मविश्वास बनाए रखना है बस
अगर जो शब्द आपको उस समय नहीं आ रहा है, अटक रहे हैं, उसको हिंदी में बोल के और आगे संस्कृत बोल दीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि भाषा है, भाषा ऐसे ही होता है। तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं। और मेरी तरफ से इतना ही है सर। जी सर, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। इस वीडियो मुझसे पूछा गया था कि क्षमा करें सर, मुझे ध्यान नहीं था। मैं, हाँ, ऑन कर लीजिएगा सर, बुद्धि प्रकाश सर, आपका माइक ऑन कर लीजिएगा। मुझे लगा कि बच्चा बोल रहा है, आप शायद इधर उधर। हाँ जी सर, जी ओके, जी सर। मुझसे भी यही कहा गया था। जब मैंने अपना परिचय संस्कृत में दिया तो एक तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, तो आप इंग्लिश में भी अपना परिचय दीजिए। एक तो ये चीज थी। और दूसरी, जब मैं पाठ योजना के अंतर्गत पढ़ा रहा था, मुझे उन्होंने कहा था कि प्राय आपसे पहले जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पहले से या तो व्याकरण का कोई टॉपिक तैयार कर रखा था, या वो पद्य पढ़ा रहे थे। लेकिन जैसा कि है कि गद्य कवि नाम निक्सा वदंती, तो उन्होंने गद्य का कोई पाठ, कोई बिंदु मुझसे पढ़ाने को कहा। एक चीज जो मुझे इंटरव्यू में जाने से पहले मेरे प्रिंसिपल सर ने बताई थी, सजेस्ट की थी, वो चीज मैंने वहां ट्राई की और वो अच्छा ही गया उसका इम्पैक्ट। उन्होंने कहा था कि आप यदि दे सकें तो जिस क्षेत्र में आप ठीक हैं, आपकी पकड़ अच्छी है, जिस भी टॉपिक पर, वहां आप सामने पैनल को ऑप्शन दे दीजिए। तो इससे एक अच्छा प्रभाव ये जाता है कि पैनल को लगता है कि हाँ, इन्हें ठीक ठाक ज्ञान है, जिससे ये किसी ऑप्शन में चूज नहीं कर रहे, बल्कि ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि ठीक है सर, आप बताइए क्या पढ़ाना है, आप जो कहेंगे वही पढ़ा देंगे। तो जब इस तरह मैंने कहा था तो इसका अच्छा प्रभाव रहा था। और उन्होंने 4-5 पुस्तकों में से फिर अपने हाथ से स्वयं ही कक्षा 7 की कोई पुस्तक निकाली। मैंने वहां भी यही कहा था कि सर, इसमें गद्य का कोई भी पाठ जो आप बताएं। तो ये जो कोई भी कहना था, शायद इसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहा। इसके अलावा मैडम को यदि श्लोक के पठन में थोड़ा विशेष अभ्यास हो जाए तो वो लाभकारी रहेगा, क्योंकि जो भाषा के शिक्षक होते हैं उनसे ये चीजें विशेषतः अपेक्षित होती हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ, भाव के साथ, लय के साथ, यदि वे गा सके। बाकी मुझे ये भी कहा गया था, मैं प्राय संस्कृत में जब जवाब दे रहा था, यथासंभव दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि केवी में आप ट्राई लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, तो आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश मिक्स करके यदि पढ़ाएं तो ज्यादा बच्चों को समझा पाएंगे। तब जाके मैंने फिर संस्कृत के अलावा हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज किए थे। तो मेरा अनुभव तो ये है। बाकी आप सभी जी सर, विद्वान हैं, सर धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, वो बहुत जगह से मिसगाइड हो जाते हैं। उद्देश्य ये है कि आप मिसगाइड ना हो, और सर लोग जो बता रहे हैं यही सच है। इसी अनुसार आप चलते रहेंगे तो निश्चित ही आप इन सभी सर लोगों को संस्कृत के कोर्स में मिलेंगे, और कोई सबका मिला जुला कोर्स होगा ना कोई, तो हमें भी मिलेंगे किसी न किसी कोर्स में। मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर, श्रुति, मुदित सर, श्रुति मैम और बुद्धि प्रकाश सर, हो गया या कुछ भी? अगर कुछ अभी भी ध्यान आ रहा हो तो। उस समय तो एसी सर थे, तो हम हमारी बहुत सारी चीजें हमने, क्योंकि भाई पहले एसी सर का सारा जितना भी ज्ञान है वो सब अपने व्यूवर्स तक पहुंचे। अपन तो बाद में भी अपना थोड़ा थोड़ा पहुंचाते। सर, अगर कुछ भी कहना है तो बताएं सर। हो गया सर। तो मुदित सर का जो चैनल है, मैं एक बार फिर, ज्यादातर सारी बातें। जी जी, हाँ, लंबा करने की बजाय अगर है तो कोई टू द पॉइंट, नहीं तो मैं एक बार इसको पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। ये फिर से मैं बता दूं, सर का चैनल है ओझा सर का, और ये हमारे मुदित सर का है, आप चाहिए। इसके अलावा 3 साइटों के नाम आए हैं, संस्कृत भारती, संवादशाला, संस्कृत गंगा। तो मैं भी इनमें से एक को ही जानता हूँ इतने दिनों से, तो अभी मेरा भी ज्ञान बढ़ा है कि यार यहाँ पे जाकर देखना चाहिए कि और क्या क्या है। बीए की थी संस्कृत में, इसीलिए की थी कि संस्कृत में आगे करियर बनाना है, उसके बाद हिंदी में बन गया। तो जी सर, और आपके जो चैनल पे जो भी देखेंगे, उनसे भी मैं कहूँगा कि अगर वो कैसा भी आपके माध्यम से या चैनल पे आके कमेंट में, मेल में, जैसे भी वो हमसे सहायता अपेक्षित होगी, आगे भी हम उनकी सहायता कर जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर। और
अब मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं या कुछ भी अगर बाकी है तो? हमारा जो ये वीडियो होता है ना, ये ऐसा ही होता है। इसमें लास्ट में अगर कहीं से एकदम दिमाग में कुछ आ रहा है ना, वो भी हम बता दें, क्योंकि कम से कम 50 से 60 लोगों के ऐसे ऐसे डाउट भी आए कि उनके डाउट क्लियर हो गए थे, और फिर कहीं से ऐसा ब्रेन वॉश करवाया कि उनकी परफॉर्मेंस लगातार गिरते चली गई। एक दो बार जब चर्चा की और ऑडियो से इंटरव्यू लिया, ठीक थे, लेकिन फिर कभी यहाँ कभी वहाँ। अब पार्टिसिपेंट है, हम लोग भी पार्टिसिपेंट, जब शुरुआत में तैयारियां कर रहे होते हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं यार ये भी चीज तो ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, और फिर घन चक्कर। तो ऐसी स्थितियां ना आए, इसलिए हम यहाँ सारी ही चीजों पे चर्चाएं कर चुके होते हैं। तो अभी भी दिमाग में कोई ऐसी चीज आ रही हो कि हाँ ऐसा हमने भी किसी को गाइड किया था, ऐसा भी है, अपन अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कल तो 2 घंटे का हो गया था, क्योंकि संस्कृत में अब और वीडियो कर पाएंगे। सर एक एक चीज और, जी एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जब हम जाते हैं वहां पर, मेरे साथ ये हुआ था, तो अपनी ग्रेजुएशन की 3 ईयर की मार्कशीट लेके जाना, क्योंकि वहां पे तीनों की चेक होती है। हमने ये ध्यान नहीं दिया था, और हम फाइनल की, सामान्यतः फाइनल की चेक होती है, इसलिए फाइनल की लेके गया था, तो वहां पर फिर वो लिखना पड़ा था। तो इस वजह से आप जो है इस बात का ध्यान रखें। और कई बार ये पूछते हैं संस्कृत का इंटरव्यू है तो कैसा वेशभूषा कैसी पहन के जाएं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो पहन के जाएं, फॉर्मल जाएं, जो केबी में सामान्यतः फॉर्मल होता है वो पहन के जाएं। ऐसी कोई वहाँ बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। और डिपेंड करेगा पैनल आपका कैसा है, और उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो किस माइंड सेट के साथ बैठे हुए हैं। मेरे पैनल में मैक्सिमम जो है एजेड लोग थे, तो वो अपने उस हिसाब से पूछ रहे थे। मैक्सिमम प्रश्न हुए थे हमसे शास्त्रों से, जैसे हमसे पूछा गया कि वेद किसने लिखा है, तो मेरा तो जवाब यही था कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः वेदः अपौरुषेयः। मैंने ये जवाब दिया। और इस तरीके से मतलब वो शास्त्रों से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते। जो नए कुछ हमारे ऐसे वो हैं बीएड में जो साथ में थे या हमसे बाद में थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल अभी बिल्कुल नए हैं, 21 साल 22 साल के हैं, और वो उनका जो सिलेक्शन हुआ सब नए उनमें थे पैनल में। तो उनसे बहुत अच्छे से बता रहे थे कि ऐसे बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ऐसे बात कर रहे थे, और उन्होंने अच्छे से पढ़वाया। संस्कृत में, फुल संस्कृत में पूछा, कोई दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो कई बार आपका पैनल डिसाइड करता है। 10 पैनल थे हमारे समय पर, तो और बहुत ही सहज रहते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं होता है, क्लास का माहौल होता है। और आप जैसे सर ने बताया पहले से तैयार करके, तो एक जाइए ही और उनको भी ऑफर करिए कि आप जो बताएं, क्योंकि आप एक बार प्रिपेयर करके जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर वो उस समय आप उनको ऑफर करेंगे तो वो बोलेंगे कि आप जो समझ में आया पढ़ाइए, तो आप अपना वाला पढ़ा दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। जी सर, सर बहुत तो धन्यवाद सर। क्योंकि और जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी सर। जी, और उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब बोर्ड पे हम पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे क्रम का ध्यान रखना है बस, क्योंकि वो कई बार हमारे पढ़ाने की शैली पर और क्रम पर ध्यान रखते हैं। और अशुद्ध लिखने का ध्यान रहे कि अशुद्ध ना लिखें उसमें, बिल्कुल भी। अशुद्ध लिख जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मेरा चंडीगढ़ में हुआ था, वहाँ चौक से लिखने वाला था। तो आप लिखने का भी कई बार अभ्यास पहले से करके रखेंगे तो अच्छा होगा। कोई व्हाइट बोर्ड या किसी चीज पे आप लिखने का अभ्यास करें तो भी चलेगा थोड़ा सा। जी सर, बिल्कुल जी सर। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। ये यहाँ मैं भी एक आध चीजें ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया ना कि तीनों वर्षों की आपके पास मार्कशीट्स हो, अंक तालिकाएं हो, तो जब हम चर्चाएं कर रहे होते हैं ना, क्योंकि ऐसी चर्चाओं से गुजरे हैं और बहुत सारे लोगों के टच में आए हैं, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि क्या सर 3 मार्कशीट नहीं लेकर गए, फिर भी सर का सिलेक्शन हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि 3 मार्कशीट नहीं लेकर गए, और सर मानसिक रूप से परिपक्व है कि वहां उस स्थिति को संभाल पाए। एकदम से घबरा जाएंगे कि यार मेरे पास मार्कशीट नहीं है, इंटरव्यू में आपका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए लेकर जाइए। सेम चीज मेरे साथ हुई कि एक मार्कशीट मेरे पास, मेरी तो खो ही गई थी, तो मुझसे लिखवाया, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि इस समय दिमाग को कंट्रोल रखना है। बहुत बार एंड टाइम पे जो छोटी सी मिस्टेक होती है ना, हमारा फोकस उधर गया, एक सवाल का जवाब हमने गलत दिया, उसकी वजह से दूसरा गलत हुआ, और हम हतोत्साहित हुए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें जो बताई जा रही है ना, लिख लिया करिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी, जैसे सर ने बताया कि अशुद्ध नहीं लिखे, इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। और अभ्यास तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी मुश्किल से कट ऑफ में आते हैं, बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार के लिए
अपना बुलावा आता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करिए। अभी 31 मार्च है, कल ही सैलरी स्लिप आई है और हैंडसम सैलरी कहा जाता है, तो वो चाहिए। तो उसके लिए अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है, करते रहिए। बुद्धि प्रकाश सर, आप भी कुछ साझा अगर करना चाहें तो सर, अभी कुछ दिमाग में आ गया हो तो कुछ और नया। हाँ सर, जब मैंने बोर्ड पर लिखा था तो जो मैंने लिखा वहीं से उनके नए क्वेश्चन निकल के आए थे। मैंने जब अस्थि लिखा तो उन्होंने कहा कि अस्थि का हिंदी अर्थ बताइए। हिंदी अर्थ जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा इसको लिखकर दिखाइए। और जब मैंने अस्थि का अर्थ है लिखा तो उन्होंने वहां से अगला क्वेश्चन किया कि इस है पर तो शायद अनुस्वार लगता है, मतलब वो जानबूझकर इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, है पर यदि अनुस्वार लगेगा तो वो बहुवचन हो जाएगा, हैं कहेंगे उसे। तो उन्होंने कहा हैं को फिर संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो संति बताया गया। ऐसे ही मैंने संख्या एक लिखी थी, तो संख्या का उन्होंने कहा कि इसको शब्दों में लिख कर दिखाइए, तो शब्दों में पढ़कर और बुलवा कर दिखाया था। इसके अलावा एक चीज और है कि बोर्ड पर जब वहां हम डेमो दे रहे होते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम पूरा ही बोर्ड की तरफ मुंह कर लेते हैं, लेकिन यदि देखा जाए, एक सही पोजीशन देखी जाए, तो वो ये होती है कि हम बोर्ड पर लिखते हुए भी आधी नजर हमारी कक्षा पर रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सामने इसी भाव से बैठे हैं कि वे विद्यार्थी हैं। तो हमें हमारा पोस्चर थोड़ा सा सही रखना होगा। जो वहाँ की एंट्रीज हैं वो क्रमशः सही होंगी, और वो सिर्फ रटने से नहीं होंगी, वो बार बार अभ्यास करने से होंगी, लिखकर अभ्यास करना होगा। एक और चीज है सर, कि जब हम बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो कई बार वो इंटरव्यू पैनल का दबाव इतना होता है कि हम बोलना भूल जाते हैं। तो लिख रहे हैं तो सिर्फ लिख ही रहे हैं, जब बोल रहे हैं तो सिर्फ बोल ही रहे हैं, यानी दो गतिविधियां एक साथ मिक्स नहीं कर पाते, जो कि हमारी आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इसलिए वहां पर जब आप लिख भी रहे हैं तो भी कक्षा को एकदम शांत शून्य इस तरह न रहने दें, संवादहीनता न रहने दें। कुछ न कुछ उपयोगी वाक्य है वो बोलते रहें, शब्द बोलते रहें, इवन बच्चों से ही बुलवाते रहें। भले ही सामने पैनल बैठा है, लेकिन आपको तो यही मान के पढ़ाना है। उनके मुंह से पाठ योजना का जो अंतिम बिंदु है, आपकी प्रस्तावना का जो अंतिम बिंदु है, वो ऐसी कोशिश कीजिए कि उन्हीं के मुंह से बुलवा दिया जाए। तो ये अच्छा प्रभावशाली माना जाता है तरीका। अभ्यास बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि शब्द वे पकड़ते हैं। हमारे शब्द ऐसे हों कि वहां से कोई नया कठिन प्रश्न न बन पाए जो हमें ही उलझा दे। और यदि हम कुछ भी बोलना चाहते हैं तो फिर हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा कि हमारा ज्ञान उस स्तर का हो कि वो किसी भी तरह घुमा फिरा के प्रश्न पूछें। मेरे प्राय शब्दों में से ही नए प्रश्न निकल रहे थे। जैसा सर ने कहा, मुदित सर ने कहा कि उनसे वेद संबंधी प्रश्न पूछा गया था। मुझसे ये पूछा गया था कि कोई मंत्र सुनाइए। तो मैंने फिर से ऑफर किया था कि सर बताइए किस प्रकार का मंत्र सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि सुना दीजिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो मैंने कहा, मैंने मतलब उनको करेक्ट किया, हो सकता है वो जानबूझकर ऐसा बोलते हूँ। मैंने कहा सर ये मंत्र तो नहीं है, ये तो श्लोक है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अब श्लोक और मंत्र में क्या फर्क होता है ये बताइए। देखिए वहीं से नया प्रश्न निकल गया। तो श्लोक और मंत्र का जैसे ही बताया तो उन्होंने कहा अच्छा मंत्र भी बताइए और श्लोक भी अलग से बताइए। यहाँ तक कि मुझे तो स्वरचित भी एक श्लोक पूछा गया था कि आप यदि स्वयं भी रचना करते हैं तो बोल दीजिए। संयोग ये मतलब एक सुयोग था कि मुझे बिना एक सेकंड की देरी किए एक श्लोक याद आ गया, जो मैं दरअसल रास्ते में वहां पहुंचते समय, सेंटर पर पहुंचते समय रास्ते में भगवती को याद कर रहा था। तो वो श्लोक था जो मैंने अपने मित्र की सहायता से बनाया था, और जिसमें योगदान तो उसी का ज्यादा था। लेकिन हाँ, एक पंक्ति एक चरण मेरा भी था। वो सहज सुना रूप से दीजिए सर, अचानक याद आ गया। वो श्लोक अभी अगर आपको याद है तो थोड़ा सुना देंगे सर। हाँ सर, मैं प्रयास करता हूँ। जी सर। महातेज यस्याहि कालो सुरेभ्यः करालं स्वरूपं तु लोके प्रसीदम् परं दैन्यग्रस्ताय
ते मातृरूपम महाकालिकाग्रे प्रकाश है न तोस्मि। इसमें आप प्रकाशय की जगह विकासय कर सकते हैं, सदाहम कर सकते हैं, इस प्रकार की संयोजना थी इसकी। तो ये चीजें हैं प्राय वो कई बार आपके किताबी ज्ञान से अलावा भी बातें पूछ लेते हैं। वहां आपका आत्मविश्वास और आपकी निर्णय शक्ति, जो विभिन्न परिस्थितियों में आप किस प्रकार निर्णय लेते हैं, इसकी शायद ज्यादा परख होती है, क्योंकि ज्ञान तो वो लिखित परीक्षा में देख ही चुके होते हैं। जी सर बहुत धन्यवाद सर। सर ये क्या है कि एक और आता है इसमें ना, हम लोग जब साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो शंकाएं और सवाल, पार्टिसिपेंट के शंकाएं और सवाल भी हम लेते हैं। अभी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि वो जो सुन रहे होंगे ना उनके मन में आया होगा कि सर श्लोक और मंत्र में आप ही अपनी सरल भाषा में अंतर बता देंगे, तो डेफिनेटली उनके मन में सवाल आएगा। तो वो मेरे मन में भी अभी आया है, अगर आप वो बता देंगे तो सरल भाषा में। हाँ सर, सर मंत्र जो हैं वो वैदिक साहित्य में मिलते हैं और श्लोक प्रायः पौराणिक साहित्य का भाग है। जैसे हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वगैरह बोल रहे हैं, तो ये पौराणिक श्लोक हैं। ये आधुनिक संस्कृत में जो हम प्रायः पुस्तकों में पढ़ते और पढ़ाते हैं वो भी श्लोक हैं। मंत्र बहुत कम मिलेंगे, उनमें भी आपको प्राय उपनिषदों से ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न जो संगठन है, उनके जो ध्येय वाक्य हैं वो इसी तरह लिए गए हैं। कहीं असतो मा सद्गमय, कहीं सा विद्या विमुक्तये, इस तरह की जो विधियां हैं वो उपनिषदों से या वेद मंत्रों के रूप के हैं, वहां से लिए गए हैं। कहीं कहीं श्लोक से भी कोई हिस्सा ले लिया जाता है। जी सर जी। तो मंत्र है वैदिक और श्लोक है पौराणिक, मुख्य भेद तो यही है। बाकी मुदित सर इस मामले में मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो संभवतः और व्याख्या कर सकें इसकी। मुदित सर, अगर, क्योंकि मैं व्यूवर्स को बता दूं कि हम जो वर्किंग है, कई कई जगह तो हम सिंगल रह रहे होंगे या फैमिली के साथ भी रह रहे होंगे, तो समय निकालना बड़ा मतलब असंभव तो नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम पानी गर्म करना या कुछ और करना या ये वाले काम बहुत सारे कर रहे होते हैं। जैसे अभी बुद्धि प्रकाश सर के पास से अभी बच्चा आया था थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत सारी चीजें व्यवस्थित करनी होती है। ऐसे ही ठीक श्रुति मैम के यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि मुदित सर शायद इधर उधर कहीं वो कुछ काम बहुत आ गए होंगे, अब तक नहीं आए। ठीक है सर, आपने सही बताया। जो मंत्र हैं वो वैदिक साहित्य से संबंधित हैं, और जो श्लोक है, जब इसको हम तोड़ते हैं ना, इही लोका, इस लोक को जो प्रकाशित करते हैं ना, वो श्लोक हैं। जी हाँ मैम, दरअसल जो बिल्कुल सही बताया मंत्र आपने। हैं उनके उच्चारण के नियम भी अलग हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मंत्र मैं आप ही महोदधि की बात का करके समर्थन करते एक हुए कह रही ग्रंथ हूँ कि है। आपने सही बताया है। हाँ हाँ मैम, हाँ, मंत्रों के उच्चारण की तो अलग ही हाँ, पद्धति है। पद्धति अलग है। और श्लोक प्रायः, हाँ, श्लोक श्लोक प्रायः का, सुगेय होते हैं। हाँ। सर, जी मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा रहा वहां पर। तो जी मैम। प्रारंभ में तो अपना परिचय हमने संस्कृत में ही दिया था। फिर जो हमारे गुरुजी थे, जैसा सर ने बताया, वृद्ध आचार्य थे हमारे, बहुत सम्माननीय, जिन्होंने हमारा लिया था संस्कृत का। ज्यादातर प्रश्न उन्होंने संस्कृत के नहीं पूछे। उसके बाद जो पैनल में और 4 लोग थे, तो मनोविज्ञान से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, और हमारी एक थे जो हमारी जो डाटा दिया है ना हमने, बायोडाटा, उसमें हमारी हॉबी से लेकर हर डिग्री से लेकर सब चीजों ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। तो मैंने शोध पत्र भी लिखे हुए थे। और मेरी हॉबी एक उन्होंने देखा कि आपने जब परिचय दिया तो उसमें हॉबी अपनी बोली नहीं। तो बोले आप लिखते हैं? मैंने कहा हाँ, परंतु मैं हिंदी लेखन ज्यादा करती हूँ, संस्कृत में थोड़ा कम लिखा है। तो कविता लेखन मैंने लिखा हुआ था, तो मेरी हॉबी वहीं से पकड़ ली। तो उन्होंने कहा फिर सुनाई अपनी स्वरचित कविता, तो वो मैंने वहां सुनाई थी, मृदाभिलाषा। जी मैम, अभी आपको याद है, सुनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल याद है। जी मैम। और मिट्टी के ढेले हैं। जी मैम। सर सुनाऊं? जी मैम जी मैम। मृदाभिलाषा इसको शीर्षक दिया मैंने। मृदा यानी मिट्टी के ढेले की अभिलाषा।
मिट्टी के ढेले हैं, राहों में पड़े अकेले हैं, हमारे ऊपर से निकले जाने कितने रेले हैं, आते हैं और जाते हैं जाने कितने तूफान, हमें उठाकर डाल जाते हैं अन्य राहों पर। मिले कोई ऐसा कि बनाए हमसे मूरत की पूजा जाऊं मंदिर में, या कोई रोप दे बीज मुझ में ऐसा कि फसल बन करके भूख मिटाऊं दुखियों की, या कोई रोप दे पौधा मुझ में ऐसा कि जिसमें खिले सुमन, बिखेर दें सुगंध, और जिसे देखकर दूर हो जाए उदासी किसी के चेहरे की। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। तो जब क्या उन्होंने बात है। एकदम से मेरा हॉबी उठा ली तो ये मेरे को याद थी, मैंने 2012 में लिखी थी, तो वो सुना दी थी। उसके अलावा फिर मेरे से कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान थोड़ा जांचा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेरे ज्यादातर प्रश्न जो थे सबके उत्तर मैंने दे दिए, तो अंत में उन्होंने शुभकामनाएं भी दी मेरे को। तो अगर वास्तव में अगर कुछ नहीं आता है तो आप क्षमा मांग करके बता दीजिए, झूठ बोलने से कोई वहां पर फायदा नहीं है, तो स्वीकार करना अच्छा रहता है। जी मैम, जी बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है, तो अब मोदित सर करें फिर वाइंड अप। मैम आपको कुछ अगर पूछना हो। हाँ जी सर, जी 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 समेटते हैं फिर। नहीं, आप कंप्लीट करिए। जी सर। जी मैम आखिरी जो होता है ना, वो ये होता है कि आपकी शंकाएं और सवाल। तो हिंदी में जब हम हिंदी का साक्षात्कार करते हैं तो पार्टिसिपेंट की शंकाएं और सवाल लेते हैं। यहाँ तो मुझे ही बहुत सारे शंकाएं सवाल थे, तो मैंने ज्यादातर ले लिए, कुछ बाकी है तो आप पूछिए कुछ भी। नहीं सर, बस मेन प्रॉब्लम संस्कृत वो ही थी, भाषण बोलने वाली, तो वो सर ने बता दी, तो मैं उस पे पूरा फोकस करूंगी सर। हाँ मैम, जैसे अभी आपने मेन प्रॉब्लम बोला ना, तो यहीं से शुरू कर दीजिए कि मुख्य समस्या हिंदी से शुरू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे संस्कृत में आ जाइए। वैसे तो चयन होना निश्चित है, लेकिन वही आपस में प्रतियोगिता है ना। दूसरा प्रतिभागी कोई आया और उसने थोड़ा सा ठीक बोल दिया ना, इतना ही अंतर रहता है। जो सेलेक्ट नहीं हुआ ना 2 3 4 साल पहले, वो ज्यादातर कैंडिडेट 1 अंक से, आधे अंक से, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई जो 1 1.5 2 1 1.2 अंक से रहे हैं। शायद यहीं पर कुछ गलतियां हुई हैं। जी सर, कुछ कह रहे थे सर, आपका माइक ऑन हुआ था बुद्धि प्रकाश सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि एक तो पैनल से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। पैनल फिर बातों को बहुत लंबा खींच जाता है। हाँ, लंबाई में एक चीज ठीक है कि यदि आपका इंटरव्यू पॉजिटिव वे में लंबे समय तक चल रहा है तो वहां सिलेक्शन प्राय सुनिश्चित हो जाता है। हॉबी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हॉबी बहुत सोच समझ कर लिखिए, बहुत संभाल कर लिखिए। मुझसे तो मेरे प्राचार्य महोदय ने ये तक सलाह दी थी कि यदि आप टीजीटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी टीजीटी के बारे में बात करने से बचा जाए, क्योंकि फिर प्रश्नों का स्तर है वो बढ़ जाता है, ऊंचे स्तर के सही प्रश्न कहा होते हैं। जी जी बिल्कुल। जो पीएचडी से सर ने जो बोला, मुझे याद आया कि उन्होंने पूछा कि आपके इसमें तो पीएचडी, मैंने मेंशन कर दिया था फॉर्म भरते से, तो मैंने आपके मेंशन नहीं इसमें किया था। तो पीएचडी कर रहे हैं तो आप तो केंद्रीय विद्यालय छोड़ देंगे अगर सिलेक्शन हो गया तो। हमने कहा सर इतना आसान तो है नहीं हायर एजुकेशन में जाना, और केंद्रीय विद्यालय जैसी संस्था है ऐसे तो कोई नहीं छोड़ता। तो ये पीएचडी इसलिए चल रही थी, इसलिए हमने इसमें मेंशन कर दिया है, जिससे आगे हमको उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसा ही कभी कभी इसका भी इफेक्ट पड़ता, ठीक नहीं है, इसलिए मेंशन ना ही किए तो अच्छा है, वहाँ पे बोलने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर वही मेंशन अच्छा। कर रहे हैं, आप वहां पे बता रहे हैं, तो फिर उसके लिए तैयार होके जाइएगा कि हाँ जो मतलब उनका लेवल स्तर भी है वही बहुत होगा। अच्छा होगा। ये मैंने वहां अनुभव किया, पर सौभाग्य से मैं उनके सारे उत्तर दे पाई। वो लेवल फिर वही और होगा। मेरा डेमो का नंबर ही नहीं आया, मेरे से प्रश्न ही जो चलते रहे, लगातार चलते रहे, 35 मिनट में मेरा खत्म हुआ, तो मुझे लिखना ही नहीं पड़ा, वहां पे बोलती ही रही। हमारे एक मित्र हैं यहाँ पे करीमगंज में, संस्कृत के ही, उनके 72 मार्क्स थे जो कट ऑफ थी पिछली बार की, लास्ट कट ऑफ थी 72।
लेकिन उनको इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स मिले कि उनको केवी में सिलेक्शन हुआ और यहाँ तक पहुंचे। वो उम्मीद बोल रहे थे कि 72 तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो लेकिन वहां तक पहुंची, वैकेंसी बढ़ गई थी एक तो, और उनको लगभग शायद 50 एबव मिले उनको, तो उनका हो गया यहाँ केवी करीब भुवन नजदीक। सर की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, भुवन सर की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे भी सर रिटर्न में कमी थे, 76 थे शायद, लेकिन इंटरव्यू ठीक होने से वो मामला बैठ गया। मेरे मैंने इंटरव्यू उम्मीद में नहीं कम की थे, थी। रिटन में अच्छे थे। मैंने रिटर्न के आधार पर उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा मेरे भी इंटरव्यू इंटरव्यू की में कॉल ज्यादा आ अच्छे जाएगी रहे, क्या। रिटर्न में सही सही थे। हाँ, मुझे मेरे जो गुरुजी थे उनकी सलाह बड़ी काम आई। और उन दिनों मैं दरअसल लगातार संस्कृत गंगा का कोई भी वीडियो नहीं छोड़ रहा था। संस्कृत गंगा में समझिए टीजीटी से लेकर और पीएचडी तक के वो मॉक इंटरव्यू भी दिखाते हैं, और उन्होंने इतने अच्छे वीडियो बना रखे हैं, गा गा कर वो बताते हैं, एक एक शब्द पर आपकी इतनी गहरी समझ बना देते हैं। पुराने सोल्ड क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की, सही ऑप्शन ये है लेकिन गलत 3 है, तो वो गलत क्यों है, वहां से असली नॉलेज पकड़ में आता है। हॉबी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। रिटर्न डेमो तो बहुत ही कम हुआ था, बोर्ड पर डेमो बहुत ही कम हुआ था, 2 या 3 लाइन टोटल में लिख पाया था। फिर उन्होंने बुला के आगे से आगे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए थे, पूजा पाठ वगैरह से संबंधित प्रश्न चले, क्योंकि मेंशन ये था बायोडाटा में कि 2015 तक 9 से 15 तक निजी शिक्षण संस्थानों में अध्यापन किया, और उसके बाद प्रायः स्वतंत्र रूप से पांडित्य जो क्षेत्र है उसमें कार्यरत हूँ। तो उन्होंने पांडित्य से संबंधित यज्ञ, हविष्य, दक्षिणा, श्रद्धा, बहुत सारे प्रश्न किए। इससे पहले आर्मी स्कूल में भी हुआ था मेरा, तो वहां भी इंटरव्यू हुआ था, वहां हमने ज्वाइन नहीं किया था खैर, लेकिन केवी। मेरे जीवन का ये प्रथम ही साक्षात्कार था, और संयोग से इसमें चयनित हो गए। इस बार क्या है, इस बार जो साक्षात्कार होगा, अभी जैसे मैम ने बताया कि डेमो करवाया ही नहीं, तो उस समय डेमो ऐसा था कि करवा भी लेंगे नहीं भी इस बार तो लिखित में आ गया कि करवाना ही हाँ, है। तो डेमो से रिलेटेड भी आप लोग जो कक्षा में पढ़ाते हैं ना संस्कृत, आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए। मैं 2 पंक्तियां आपके जो गुरुजी शब्द है ना उस पर मैं बोलता हूँ तब तक, तो आप तैयार कर लीजिए कि डेमो के विषय में क्या बोलना है। जैसे अभी हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे, हमारे जितने भी लोग हैं वो अपने गुरुजी को कितना सम्मान दे रहे हैं। ये ग्रेटिट्यूड जो है ना, जब हम में ग्रेटिट्यूड आ गया और हम पब्लिकली भी उनको उतना ही रेस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहे वो है चाहे वो नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड हमें आगे बढ़ाता है। ये ग्रेटिट्यूड ना केवल अपने सिर्फ शिक्षकों के लिए हम देंगे, बल्कि जैसे मैं यहाँ आया और ये कमरा मुझे मिला, किसी ने आज से 100, 50, 40 साल पहले बनाया होगा, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड। जब होटल में हम खाना खा के आ रहे हैं तो वहां पर भी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि थैंक यू भाई, आपने ये खाना खिलाया। ऐसा नहीं सोचना होता कि भाई हम तो पैसे दे रहे हैं। अब ये वापस अपनी शिक्षा पर ले आते हैं। जब हम साक्षात्कार देने जाएंगे और हमारी बातचीत में ग्रेटिट्यूड, सर ने अब यहाँ बोला तो वहां भी उन्होंने गुरुजी शब्द जरूर प्रयोग किया होगा, ऐसे एक बातचीत की होगी, तो सामने वाला प्रभावित होता है कि हाँ ये जैसा व्यक्ति है ना, ये वही चीजें अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। इसके अलावा एक चीज और थी जो मुझे बहुत, मैंने सोचा उस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि पार्टिसिपेंट दोबारा पता नहीं संस्कृत का वीडियो बनाएंगे, बन पाएगा नहीं बन पाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुदित सर और आप लोग मिलकर अगर आप लोग कर सके तो आप लोग करते रहिए संस्कृत का, और बहुत सारे प्रतिभागियों को लाभ मिलता रहेगा। एक चीज और थी, आर्ग्यू न करें, आर्ग्यू न करें, और दूसरी चीज थी टोकना भी नहीं है। जब वो बोल रहे हैं ना, शांत हो जाइए, सुन लीजिए। और बहुत बार ऐसा सुना है कि उन्होंने ही बोला, 1-2 मैम लोगों से बातचीत हुई, 1-2 सर लोगों से बातचीत हुई कि हमसे तो सवाल पूछा, जवाब भी उन्होंने ही दे दिया, फिर सवाल पूछा, वही बोलते रहे वही बोलते रहे, हमने तो 1-2 मिनट ही बोले लेकिन हमारे मार्क्स आ गए 59। तो ये क्यों हुआ? सुनने की शक्ति के कारण हुआ। तो जब हम सुन रहे होते हैं ना और चेहरा नहीं बना रहे होते कि ठीक है कोई बात नहीं, तो जब वो बोल रहे होते हैं तो आपको मार्क्स भी सोच रहे होते हैं कि यार कितना धैर्य है बंदे में, और वो आपको अंक दे देते हैं उस समय। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। डेमो पर हम आते हैं, अगर डेमो के बारे में आप कुछ बताना चाहें तो सर, जो भी आप में से, मोदित सर, बुद्धि प्रकाश सर। हाँ सर, एक तो डेमो यदि होना तय है तो हमें जो शिक्षण बिंदुओं का क्रम है उसका अच्छा खासा अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे हम प्रस्तावना जब उनसे निकलवा लेंगे तो उसके बाद क्रमशः किस बिंदु का हमें पालन करना है कि भाई आदर्श वाचन हुआ,
अब अनुवाचन हो रहा है, अनुकरण वाचन हो रहा है, फिर मौन वाचन हो रहा है, पद लिखे जा रहे हैं, अन्वय लिखा जा रहा है, शब्दार्थ लिखे जा रहे हैं। वाचिक और लेखन दृष्टि से हमें उसका भाव भी लिखना है। तो ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं पढ़ा के छोटी सी चीज को खूब विस्तार से यदि पढ़ाया जाए तो उसमें हमारे पास स्कोप रहेगा हमारे उस नॉलेज को, हमारे ज्ञान को वहां प्रदर्शित करने का, कि हमने श्लोक तो एक ही पढ़ाया लेकिन उसको इतने विस्तार से, इतने वैविध्य से पढ़ाया कि सुनने वालों को आनंद आ गया, देखने वालों को आनंद आ गया, उन्हें कुछ नई चीजें सीखने को भी मिली। तो हम बिल्कुल सर। ज्यादा कंटेंट पर नहीं ध्यान देके कम कंटेंट को कितना विस्तारित कर सकते हैं, एक तो इस पे ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षण जो बिंदु हैं उनका क्रम हमें यदि ध्यान रहे तो ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। और बाकी सब बीएड में जो है वैसा ही सर, संस्कृत में बीएड में बाकी हाँ, तो जी वही सर, है। जी सर। मैं एक इसमें सलाह देना चाहूंगा कि जब आप डेमो जैसे पहले से पूर्व निर्धारित है तो आप एक लेसन प्लान तैयार कर लें। लेसन प्लान तैयार करना ज़्यादा उचित होगा। और लेसन प्लान जब तैयार कर लेंगे तो उस हिसाब से आपको बिंदु भी याद रहेंगे। तो एक लेसन प्लान तैयार कर लें और हो सके तो एक ऐसा टीएलएम जो आप वहां तक कैरी कर सकें, छोटा चार्ट ये सब कर सकते हैं, क्योंकि पहले से निर्धारित है ना, वो तो यही कहेंगे पहले से निर्धारित है तो आप तैयार होके आना चाहिए। एक टीएलएम भी बना सकते हैं उसके लिए जो आप पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा मुझे लगता है। और अगर वहां पर आप चाहें तो पीपीटी भी बना सकते हैं, अगर प्रोजेक्टर हो तो उससे बढ़ा सकते हैं आपका जो है ये, मतलब ये आपकी तैयारी होनी चाहिए इतनी सारी। अगर प्रोजेक्टर है तो अपना पेन ड्राइव लगाया और उससे पढ़ा दिया, तो ये सारी तैयारी आप उसमें करके जाएंगे तो अच्छा होगा। क्यों, मतलब सारे हथियार लेके जाएं, जिसकी जरूरत पड़े हम वो यूज करें। और यहाँ से एक सवाल हाँ जी सर, जी बुद्धि प्रकाश सर। सर, जैसा कि मुदित सर ने कहा, पाठ योजना जरूर तैयार करके ले जाएं। पाठ योजना में यदि आप 2-3 विकल्प रखेंगे तो और भी आपको चुनाव में स्वतंत्रता रहेगी। मान लीजिए वो कह देंगे पद्य पढ़ाइए और आप व्याकरण तैयार करके ले गए, तो हर हिस्से से कुछ ले जाएं। व्याकरण का एक तैयार करके रखिए, गद्य का कर लीजिए, पद्य का कर लीजिए। यदि टफ पैनल आ गया तो नाटक का कह देगा, तो नाटक के भी 1-2 पाठ हैं। जी सर, जी जैसा दोनों सर लोगों ने बताया ना कि पहले से अगर बना कर ले जाते हैं तो एक सवाल हमेशा उठता है, बहुत सारे लोग वो सवाल उठा रहे होते हैं और वो फिर तैयारी नहीं करते। पता है, हमें आगे बढ़ाना और पीछे रोक ले जाना, ये हमारे दिमाग का, हमारे दिल का, हमारे सोच विचार का ही काम होता है। तो अगर हमने प्लान बना लिया, लेसन प्लान बना लिया, हम टीएलएम लेकर चले गए, पीपीटीज बनाकर लेकर चले गए, और मन में अभी हमारे ये आ गया कि यार कुछ और पूछ लिया तो मेरी तो मेहनत बेकार हो जाएगी। बेकार नहीं होता कुछ भी, जो मेहनत करते हैं वो काम आती है। उन सामने वालों को देखेगा कि ये तैयारी करके तो आया है कम से कम इस चीज की, इसलिए जरूर बनाकर लेकर जाए। ये गोल्डन एडवाइस है कि आप पीपीटी, टीएलएम, लेसन प्लान लेकर ही जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी मेरे पास क्वेरीज आई कि सर कुछ और अगर उन्होंने पूछ लिया तो हमारी तो मेहनत बेकार हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं सर? मान लो उनसे अलग पूछ लिया तो? जी बिल्कुल। जी सर, जी सर। जी वहां पर फिर एक को भी जैसे आप जो तैयार करके गए उससे बहुत संभावना कमी होती है अलग पूछे, लेकिन अगर पूछ लिया तो फिर इसीलिए तो हमने इतने दिन पढ़ाई की है। वहां पर हमको जो है हमारी प्रत्युत्पन्न मति जिसको कहते हैं वो काम लेनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सर। और कम से कम मैसेज ये तो जाएगा कि भाई उन्होंने डेमो की तैयारी की है, केंद्रीय विद्यालय की इस नौकरी को ये सीरियसली ले रहे हैं और पूरी तैयारी करके आए हैं, तो फिर वो उसमें भी अवसर दे देते हैं, चलो ठीक है इसी में करिए आप, जी, इसको पढ़िए। और बाकी वो कुछ भी करवाएं, आप अपनी तैयारी के साथ जाएंगे कि सर हम ये तैयार करके लाए थे, उनको पता चलना चाहिए कि इसको ये सब चीजें हाँ आती हैं। हाँ ये बिल्कुल एक मैसेज चला जाएगा। बाकी वो कहेंगे तो दूसरा पढ़ाइए, कोई बात नहीं। हाँ जी। मैम आपका कोई सवाल है? नहीं सर। जी अवकेश सर, अगर आप सुन रहे हैं ना, तो क्योंकि पता नहीं अभी वीडियो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपके अगर कोई डाउट्स, कोई सवाल है और सर लोगों की अगर अनुमति है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है सर हम जवाब दे देंगे, मुदित सर और बुद्धि प्रकाश सर, श्रुति में, तो आप पूछ सकते हैं सर। अवकेश सर भी 2-3 दिनों से बातचीत चल रही थी। जी सर, अवकेश सर। यस सर। सर जी, तो आपने आज हो पाएगा सर मेरा इंटरव्यू क्या? सर
ऑलरेडी सर काफी लेट हो चुके हैं, मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो मेरा डाटा खत्म भी होने जा रहा है, थोड़ा क्षमा चाहती हूँ मैं भी। आप सिर्फ सवाल अगर आपका कोई जी है ऐसा, अगर कुछ पूछना चाहें। नहीं, ऐसा कोई विशेष कोई प्रश्न नहीं है सर। जी जी सर। सर नेक्स्ट टाइम अगर होता है कि आपका माइक ऑफ है सर, मुदित सर। सर आपने संस्कृत का कोई ग्रुप क्या बना रखा है आपने? कैसे आप इन लोगों से संस, कनेक्ट होते संस्कृत संभाषण के लिए सर अभी मैंने ज्वाइन किया था, रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जी सर, मैं तो मुझसे उसकी पूछ रहे हैं क्या कक्षाएं अभी। मुझसे पूछ रहे हैं क्या हैं? सर? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। अगर ग्रुप हो तो मुझे आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो अगर किसी की बीच में क्वेरी रहेगी तो फिर मैं उसको बीच में सॉल्व कर सकता हूँ, या वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं किसी वीक डे पे, या फिर जब तक इंटरव्यू नहीं होता वीक डेज पे वो कांटेक्ट करके और अपने क्वेरीज कुछ पूछना है डाउट तो वो कर सकते हैं। वैसे जी आपके इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, मुझे लगता नहीं है कोई डाउट रहेगा, लेकिन फिर भी रहता है तो आप हमारा उसमें नंबर दे सकते हैं। जी सर। मुदित सर, क्या नंबर मिल सकता है प्लीज आपका? सर इस जी समय बिल्कुल, या वही हम घनश्याम सर, सर से बोल हाँ रहे हैं। जी और सर, वो मेरे थ्रू सर अच्छा ठीक। पब्लिकली, क्योंकि इस फिर यूट्यूब पर जाएगा वीडियो और फिर जी बिल्कुल। जी। तो ठीक है, ठीक ठीक है सर। सर सभी को धन्यवाद, या कुछ भी अगर बाकी है तो बताइए, नहीं तो अब तो काफी ही टाइम हो गया है, 5 से 4 घंटे हो गए। ठीक है, तो सर जी सर, अब पूर्णा होते करिए। जी सर। सर एसी सर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल कहते हैं कि हमारे अधिकारी अगर आए हुए हैं तो हम वो सीट पर नहीं भी होते तो भी हम जब संबोधन करते हैं तो हमारे अधिकारियों का हम जिक्र करते हैं। तो एसी सर आपको, और भगवान करे वो देखें इस वीडियो को, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, 15 दिन पहले बात हुई थी सर से, तो कहीं यूएसए का या कनाडा का कुछ ऐसा बता रहे थे कि घनश्याम मैं 30 या 31 तारीख दे पाऊंगा, और 30 और 31 तारीख को समय की पाबंदी, मतलब जो उन्होंने टाइम बताया था कल, उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उससे 1 मिनट पहले। आज जो टाइम बताया था उससे उसी टाइम पे उन्होंने ज्वाइन कर, आधे घंटे पहले जैसे मैंने कॉल किया था तो सर ने बताया कि मैं तैयार हूँ, बस मुझे लिंक भेज दो। और जबकि बुजुर्ग हैं, पिछली बार जब हमने ज्वाइन करवाया तो सर थोड़ा ज्वाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी थोड़ा, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ कुछ हो गई होगी, और अकेले थे उस समय वो घर पे, वो बता रहे थे कि कोई छोटे बच्चा भी नहीं है जो ज्वाइन करवा सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से, इतना तो मैं कम ही कहता हूँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए, और ये चैनल दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब करिए। और सर आपको बहुत 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 धन्यवाद, सबकी दुआएं लगे आपको सर। अब हम हमारे बुद्धि प्रकाश सर, बुद्धि प्रकाश सर से मैं प्रार्थना करूंगा कि सर बहुत सारा ज्ञान है, खुद ही आप इतने अच्छा श्लोक रचना करते हैं, तो आप मुदित सर से, या मैं भी थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेता हूं, तो आप ब्लॉग बना लीजिए, वीडियोज डालिए। जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे 70 80 90 100 साल बाद, तो वो चीजें क्या पता किसी एक को गाइड कर पाए, क्या पता हजारों को कर पाए। क्योंकि मैंने आज पहली बार सुना बुद्धि प्रकाश सर, बहुत सारा ज्ञान है और उस ज्ञान का प्रस्तुतिकरण शानदार है। और आपने बताया कि चलते चलते आपने क्या श्लोक नाम लिया ना, वो श्लोक बना लिया था। हाँ, तो हाँ सर, वो संघर्ष के दिनों में ऐसे बैठे और कुछ माथापच्ची करते रहते थे दोस्त लोग साथ में, तब की बात है। जी सर, अभी सर आप साइट भी बना लीजिए और यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियोस डालते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जरूर समय सर। निकाल कर आए सर। और अब हमारे जो मुदित सर के साइट आप लोग देख ही रहे हैं सर। इसमें जो है ना, संस्कृत डिजिटल स्कूल करके साइट है, और अबाउट में आप देख ही पा रहे हैं कि सारी चीजें सर यहाँ से बता रहे होते हैं, और पठन और ये जो भी आप देख रहे हैं। तो साथ ही ये साइट भी है, वो यूट्यूब चैनल था, ये साइट है। और इसके अलावा और यहाँ मैसेज करेंगे तो भी मुझे मिल जाएगा मैसेज। यहाँ से स्टार्ट चैट से अगर मैसेज करेंगे तो सर के पास मैसेज चला जाएगा। तो सर से अगर आपको संपर्क करना है तो यहाँ से आप जाकर सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए सर। आपको बहुत बहुत मुदित धन्यवाद सर सर। के बारे में एक बात मैं कहूँ, जी सर। मैंने इस आयु वर्ग में और संस्कृत विषय में
इतना अच्छा टेक्नोक्रेट कभी नहीं देखा है। संस्कृत विषय के विद्यार्थी और अध्यापक होते हुए मुदित सर जो टेक्नोलॉजी पे जो कमांड रखते हैं और जितने सहज रूप से उसको प्रस्तुत करते हैं, मैंने अपने जीवन में संस्कृत विषय के इस आयु वर्ग में नहीं देखा। प्राय इस आयु वर्ग में जो टेक्नोक्रेट होते हैं वो संस्कृत के नहीं होते, और जो संस्कृत के होते हैं वे इतने टेक्नोक्रेट नहीं होते। इन्होंने देखी गेम तक बनाया है। तो ये विशेष रूप से संस्कृत को जो प्रसारित करने के लिए फिर से धीरे धीरे उसे आम आदमी से जोड़ने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, प्रसार भारती, संस्कृत भारती जैसी संस्थाएं वर्षों से लगी हुई हैं। इन्होंने समझ लीजिए डिजिटलाइजेशन तो किया ही है, साथ ही उसको सहज बना दिया कि वो आम आदमी उसके प्रति आकर्षित हो सके। तो ये इनका प्रयास है, वो श्लाघनीय है। हिंदी में घनश्याम सर जैसे लोग हैं, बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। और संस्कृत में धन्यवाद। मुझे संस्कृत गंगा के जो फाउंडर हैं उनके बाद एक मुदित सर ऐसे मिले हैं जो इस लेवल पर है। क्या बात है। ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहे आप। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। और ये मुदित सर अगर यहाँ पर है, मेरे दिमाग में तो थे कि हाँ मैं इन 3-4 विद्वानों से संपर्क करूं, लेकिन अगर यहाँ पर है तो ये बुद्धि प्रकाश सर की वजह से, जो वो आज मुंह पे बोल रहे हैं, पीठ पीछे भी उन्होंने यही कहा था कि मैं 2 विद्वानों के नाम बताता हूँ। सर शायद दूसरे विद्वान भुवन सर का नाम लिया था क्या आपने सर? हाँ सर, जिनका जिक्र हुआ था कि करीमगंज केवी में है, वे मैं उनसे भी 2 बार व्यक्तिशः मिला, तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व लगा मुझे उनका। वो भी बड़े नैष्ठिक व्यक्ति हैं। हम 3-4 साल साथ में थे। हाँ, बता रहे थे वो। जी सर बहुत धन्यवाद। विद्वान तो बहुत, अपन जब बड़े हो रहे होते हैं और बूढ़े हो जाते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे विद्वान मिले, लेकिन विद्वानों के साथ परोपकारी, मेहनती, जैसे अभी आपने संस्कृत, टेक्नोक्रेट, ये दोनों चीजें जो कॉम्बिनेशन बताया ना, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलना ना, ये दुर्लभ हो जाता है। और अगर ये मिल जाता है तो इसे सत्संग कह दिया जाता है। तो आज ना केवल ये मॉक इंटरव्यू और डेमो था, ये सत्संग भी था। तो सर, श्रुति मैम जी, तो मैं अभी करता हूँ फिर ना। सर बहुत अच्छा अनुभव रहा, और बुद्धि प्रकाश जी और मुदित सर से भी सुनकर बहुत अच्छा लगा उनको, और हमारे एसी सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो उन्होंने हमें अपने अनुभव साझा किए। और मेरे जो साथी यहाँ पे आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए और आगे जाएंगे, तो उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। श्रुति मैम के बारे में ज्यादा मैंने भी बताया नहीं, मैं अभी एक लाइन में इतना बता दूं कि बहुत सारी डिग्रियां होने के अलावा बहुत सारा, अभी अगर हम चर्चा करें तो जिस तरह ओझा सर बता रहे थे, ऐसे ही श्रुति मैम के पास भी बहुत सारा ज्ञान है। इस समय अगर मैम अगर खुद बताना चाहें तो, या मुझे अनुमति दें तो, या फिर हम वाइंड अप करें जैसा भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना केवीज में, या केवी लगा लो या कहीं भी लगा लो, इस तरह की चीजें। तो और ये यूट्यूब पे वीडियो जी जाएगा। सर, मैं जो आपको ज्यादातर बता ही चुकी, वैसे मेरा एमए हिंदी से अभी कर रही हूँ, परंतु पहले से मैंने डिग्री कॉलेज में 5 साल पढ़ाया। यहाँ केवी ज्वाइन करने से पहले संस्कृत अध्यापन किया है एमए और ये बीए के यूट्यूब पे छात्रों जाएगा, को। ये यूट्यूब पे जाएगा, उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना ना। जी हाँ बताइए। हाँ जी सर, जी बताइए मैम। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी बताया मैंने उत्तर प्रदेश से है, और बीए और एमए मैंने आगरा विश्वविद्यालय से किया है। एमए संस्कृत जो है वो रेगुलर रहा है, और उस संस्कृत में ही मेरा नेट रहा। उसके पश्चात मैंने एमए इंग्लिश किया, और साथ उसके बीएड, क्योंकि मेरी रुचि थोड़ी सी इंग्लिश के प्रति भी थी, तो उसमें अध्यापन कार्य करते समय मतलब बीच बीच में ना थोड़ा सा गैप भी रहा है, ऐसा नहीं कि लगातार हुआ, थोड़ा थोड़ा गैप रहा। बीएड के बाद मुझे पढ़ाने का अवसर मिला डिग्री कॉलेज में, वहाँ मैंने 5 साल शिक्षा प्रदान की एमए और बीए के विद्यार्थियों को, महिला विश्वविद्यालय था वहाँ पे। और इसके पश्चात मैंने जो एमए शिक्षा शास्त्र ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज की जो है राजश्री टंडन, उससे किया है। और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में यहाँ कार्यरत हूँ, तो जिसका
मुझे सौभाग्य मिला चलो और अब आगे भी अभी इसमें अध्यापन कार्य से बच्चों को उन्नत करती रहना चाहूंगी। जी मैडम संस्कृत में थोड़ा लिखती हूँ, ज्यादा कार्य लिखने का अभी हुआ नहीं है। हिंदी में लगातार लिखती रहती हूँ, तो जी इतना ही। जी स्किप कर लिया थोड़ा सा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जो मुझे पता है कि वो आपको विदुषी साबित करती हैं, और भी बड़ी विदुषी साबित करते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ सबको, मैडम ने संस्कृत का अध्यापक रहने के लिए बाकी कई बड़े पद ठुकरा दिए, कहा कि मैं भले ही टीजीटी रह जाऊं लेकिन मुझे संस्कृत से लगाव है, मैं जीवन भर संस्कृत पढ़ना पढ़ाना चाहती हूँ। तो ये रेयर केस होते हैं ऐसे कि हाँ मुझे संस्कृत ही पढ़ाना है, संस्कृत से ही लगाव है, नहीं तो बाकी सारी चीजों में भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकती हैं, किया है, नौकरियां छोड़ी है उन्होंने इस तरह। तो अब हम कर देते हैं इसको वाइंड अप। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।